नमस्कार, स्वागत, अभिवादन सभी मित्रों का, दोस्तों का, प्यारे बच्चों का, भावी शिक्षकों का एक बार पुनः संजय सर साइकोलॉजी के आज के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मेरे सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत और अभिवादन। कैसे हैं मित्र आप सब लोग? सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। और आज के इस नव वर्ष, हिंदी नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी प्रिय मित्रों को, प्यारे बच्चों को, मेरे प्यारे प्यारे भावी शिक्षकों को, और सभी इस नव वर्ष में अपने जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त करें, ऐसी ढेर सारी शुभकामनाएं। और जैसा कि आज महामैराथन सेशन हम लोग इस मॉर्निंग क्लास में लेकर उपस्थित हुए हैं, तो इस महामैराथन सेशन का सभी विद्यार्थियों को आनंद लेना है। और इस आनंद में एक चीज़ और ऐड कर देनी है, और वो है आपकी शिद्दत से शेयरिंग। यानी अपने मित्रों को, दोस्तों को, प्यारे प्यारे भावी शिक्षकों को, बच्चों को ज़रूर क्लास शेयर कर दीजिएगा, जिससे बाकी सभी बच्चे हमारी इस क्लास का आनंद उठा सकें, पढ़ सकें। और सभी मित्र आ चुके हैं। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, वेलकम, स्वागत, अभिवादन, जय श्री कृष्णा। चलिए, और उम्मीद करता हूँ माता रानी आपको आपके लक्ष्य तक पहुँचाने में आपकी सहायता करें। बिल्कुल 100% आज लाइव क्लास है, मतलब लाइव ही है हम लोग। ठीक है, चलिए तो एक बार क्लास को अपने अपने मित्रों, दोस्तों, प्यारे बच्चों तक शेयर भी कर दो, और एक बार बता भी दीजिएगा कि ऑडिबिलिटी एंड विजिबिलिटी प्रॉपर है। नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है, मुझे भी लग रहा है ऐसा। चलिएगा, सब ठीक हो जाएगा, डोंट वरी। चलिए चलिए, सुप्रभात। नेटवर्क इशू आ रहा है। चलिएगा, अभी ठीक है सब कुछ। वेलकम 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 वेलकम। चलिए देखते हैं, आज का सेशन शुरू करते हैं। सर साउंड बढ़ाइए थोड़ा सा। ठीक है, वेलकम। चलिए ठीक है, नेटवर्क ओके, डन। मतलब आपने अप्रूव कर दिया है, तो फिर क्या दिक्कत है? फिर तो कहीं कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। चलिए, स्वागत सभी प्यारे मित्रों का, दोस्तों का, प्यारे बच्चों का, भावी शिक्षकों का, एक बार फिर से आपके अपने प्लेटफॉर्म, आपके अपने परिवार संजय सर साइकोलॉजी में दिल से अभिवादन है। चलिए ठीक है सब कुछ। तो वे एस्पायरेंट जो हमारे साथ जुड़कर गलती से नेट क्वालिफाई करना चाहते हैं, जेआरएफ अपीयर करना चाहते हैं, जेआरएफ को अचीव करना चाहते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, या बीईटी क्रैक करना चाहते हैं, या यूपी पीजीटी जिनका सपना और टारगेट है, या फिर बीपीएससी स्पेशल और एस्टेट स्पेशल की तैयारी हमारे साथ जुड़कर करना चाहते हैं साइकोलॉजी से, तो उनका इस महा मैराथन सेशन में दिल से स्वागत है, अभिवादन है। जो भी मित्र जुड़ चुके हैं, एक बार ईमानदारी से, हाँ मुझे पता है ये वाला टाइम सबके लिए सही नहीं है, आई नो वेरी वेल अबाउट योर सेल्फ बिकॉज ऑफ, लेकिन आज तो संडे है यारो, फंडे है बेटा, तो इस फंडे का पूरा मजा लीजिएगा, है ना। और अपनी एबिलिटी को, क्योंकि संडे को लोग अक्सर पढ़ते नहीं है, लेकिन जो पढ़ते हैं ना, वो जो नहीं पढ़ते उनसे 10 कदम आगे निकल जाते हैं। इसीलिए इस संडे का पूरा भरपूर फायदा उठा लो, ठीक है ना लाडलो। चलिए, स्वागत, शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। ये रहा आज का आपका पहला प्रश्न, गजब का प्रश्न है। और देखिए मित्रों, यहां पर इसका नंबर 1 रख देते हैं अपन, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन किसने उत्तर दिया है?
जल्दी बता दो, फटाफट बता दो, इतना वक्त लगेगा ना तो सारा खेल ही गड़बड़ हो जाएगा भैया। कहते हैं जो मित्र, जो दोस्त, जो प्यारे प्यारे भावी शिक्षक आज हमारे साथ जुड़कर बिंदास पढ़ रहे हैं, उनका दिल से स्वागत है। अच्छा, क्लास रुक रुक के चल रहा है, वो ठीक हो जाएगा। अरे माय डियर, काम करते करते पढ़ना चाहिए ना। जिनके दिमाग में, चलिए, व्यक्तित्व मापन में बिग 5 मॉडल के 5 आयामों में से कौन सा शामिल नहीं है? गजब का प्रश्न पूछा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द बिग 5 पर्सनालिटी डायमेंशंस? यू नो, बहिर्मुखता, संवेगात्मक स्थिरता, अनुभव के लिए खुलापन, आत्मसंयम और समायोजनशीलता। आपको उत्तर बताना है माय डियर। अरे भैया, यहां पर ये बिग 5 जो नाम दिया था ना इस मॉडल का, ये बिग 5 नाम नॉर्मन ने दिया था। किसने दिया था लाडलो? नॉर्मन ने। और इसको व्यक्तित्व का पंचकारक मॉडल कहते हैं। कौन सा मॉडल? व्यक्तित्व का पंचकारक मॉडल। तो इसमें कितने कारक हैं भैया? अरे 5 कारक हैं, इसीलिए इसको पंचकारक मॉडल कहते हैं। और आपको पता है, इस पंचकारक मॉडल के प्रतिपादक अगर मैं आपको समझाऊं तो प्रतिपादक मैंने बताया था रॉबर्ट मैक्रे और पॉल कास्टा। रॉबर्ट मैक्रे व पॉल कास्टा, ये 2 नाम आपको खोपड़ी में ध्यान रखने पड़ेंगे। ठीक है, सेट कर लो भाई। देखो, इस मॉडल को ओशियन मॉडल भी कहा जाता है। ओशियन मॉडल भी कहा जाता है। इस मॉडल को, इस पंचकारक मॉडल सिद्धांत को ओशियन मॉडल मैंने समझाया था। यहां पर ये ओशियन जो है, ये इनका पहला लेटर है। क्या है? पहला लेटर। अब देखो, दिमाग चला दो, यहां पर पहला लेटर ई है, ठीक है, ई एक बार आ गया, लेकिन दोबारा ई आ गया तो इन दोनों में से कोई एक उत्तर होगा, बाकी तो ओ आ रहा है, ठीक है ना। अच्छा, एस और आ गया, सेल्फ रेस्ट्रेंट, ठीक है, ओके। और एक एग्रीबलनेस आ गया, ए आ गया। तो यहां पर 3 में कंफ्यूजन है। एक तो इसमें कंफ्यूजन है, एक इसमें कंफ्यूजन है, और एक इसमें कंफ्यूजन है। तो E4 एक्स्ट्रा वर्जन तो होता ही है। अब बचता है संवेगात्मक स्थिरता, इमोशनल स्टेबिलिटी और आत्मसंयम। आत्मसंयम, बताओ आंसर क्या होगा? शाबाश। नोट्स बनाएंगे बेटा। आज की ये सीरीज है ना, बहुत खतरनाक सीरीज है। आज की ये सीरीज कैसी सीरीज है बेटा? बहुत खतरनाक। मतलब ये जो जिसने पढ़ लिया ना, उनको एक बार साइकोलॉजी पर पूरी नजर उनकी चली जाएगी, ठीक है ना। देखो प्यारे बच्चों, तो गजब का प्रश्न है। यहां पर संवेगात्मक स्थिरता की बात की गई है, इमोशनल स्टेबिलिटी ये भी होता है, तो फिर क्या नहीं होता? अरे भैया, आत्मसंयम की बात नहीं करते ये, आत्मसंयम की बात नहीं करते। हिंदी में पहला ओपननेस ऑफ फीलिंग्स, यानी विचारों का खुलापन। दूसरा दूसरा होता है कॉन्शियसनेस, जिसका मतलब अंतर विवेकशीलता। E4 एक्स्ट्रावर्जन, यानी एक्स्ट्रावर्जन का मतलब हो गया आपका बहिर्मुखता। A4 एग्रीबलनेस, सहमतिशीलता। और न्यू4 न्यूरोटिसिज्म, जिसे संवेगात्मक स्थिरता भी कहते हैं। तो यहां पर इसका संबंध एन से लिया है। किससे लिया है माय डियर? एन से। इसीलिए उत्तर आपका डी माना जाएगा। आज का पहला प्रश्न बहुत खतरनाक, और उत्तर भी आपका गलत सलत हो गया। शाबाश। माय डियर फ्रेंड्स, एक बात तो आपको बोलनी पड़ेगी भाई। देखो, आज हाँ, एक और गजब की बात हम आपको गुड न्यूज बताना भूल गए थे।
नव्या जी नहीं, ओशियन में आपका बी वाला ऑप्शन, अरे भाई ये तो न्यूरोटिसिज्म को तंत्रिका तापी या संवेगात्मक स्थिरता से संबंध जोड़ा जाता है बेटा, आप गलत बोल रहे हैं। अरे आत्मसंयम कहीं पर भी नहीं होता, आत्मसंयम बिग फाइव मॉडल में नहीं होता। एक बार मेरे दोस्त मित्र प्यारे बच्चे भावी शिक्षक अपने अपने मित्रों को, भाई बहनों को, दोस्तों को, मिलने वालों को, पढ़ने वालों को क्लास शेयर कर दो। और आज की गुड न्यूज ये है, ये है, ये है। आज की गुड न्यूज बता दें क्या आपको? भैया गुड न्यूज बताएंगे, आपको जरूर बताएंगे। आंसर डी कर दो बेटा। क्या कर दो? पूरा पोस्टमार्टम कर दिया पहले क्वेश्चन का। नंबर दूसरा क्वेश्चन। और गुड न्यूज क्या है? गुड न्यूज है आज मेरे बच्चों को साइकोलॉजी के लाइव बैच में अरे 60% ऑफर मिला है, फ्लैट ऑफर। कितना प्रतिशत? 60%। 60% यानी कि, चलिए ठीक है। देखो अब क्वेश्चन नंबर दूसरे की बात करो। व्यक्तित्व मूल्यांकन में एमएमपीआई मिनेसोटा मल्टीपल पर्सनालिटी इन्वेंटरी का मुख्य उपयोग क्या है? प्यारे बच्चों ये तो आप जानते हैं। अरे व्हाट इज द प्राइमरी यूज ऑफ द एमएमपीआई इन पर्सनालिटी असेसमेंट? संगठनात्मक प्रदर्शन का मापन, मानसिक विकारों का निदान, बुद्धिमत्ता का परीक्षण, संज्ञानात्मक क्षमता का मूल्यांकन, नेतृत्व कौशल का मूल्यांकन। बड़ा तगड़ा प्रश्न है। और आज, क्योंकि आज आज आप हिंदी नववर्ष का आगमन हुआ है और मेरे दोस्तों मित्रों का, हाँ गुड न्यूज बताने के लिए बोले थे। आज 60% फ्लैट ऑफर है साइकोलॉजी के लाइव बैच पर। यूजीसी नेट हो, चाहे बीपीएससी हो, चाहे एस्टेट हो, चाहे यूपी पीजीटी की बात हो, या फिर राजस्थान के किसी भी कोर्स की बात हो, तो आज 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 आपका 60% फ्लैट ऑफर मिला है। यानी 50 से बढ़कर 60%। प्यारे बच्चों इसका मतलब मामला बहुत गजब का हो गया है। मतलब सीधा आपका आपके मेन उससे और ज्यादा बेनिफिट आपको मिल गया। ठीक है ना? इसीलिए जिनको चाहिए मोस्ट वेलकम, जिनको नहीं चाहिए भीड़ कम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए उत्तर आपका बी और सी आ रहा है। बहुत सारे मित्रों का वेलकम वेलकम वेलकम। 60% ऑफर है आज। देखो व्यक्तित्व मूल्यांकन में का मुख्य उपयोग क्या है? व्यक्तित्व मूल्यांकन में भैया संगठनात्मक प्रदर्शन का मापन, किसी संगठन का मापन नहीं होता। मानसिक विकारों का निदान, अच्छा बुद्धिमत्ता परीक्षण ये है नहीं, बात व्यक्तित्व की आती है। ये संज्ञानात्मक परीक्षण भी नहीं है और ये लीडरशिप क्वालिटी का मूल्यांकन भी नहीं है। तो फिर बचता कौन है यार? मानसिक विकारों का निदान करने के लिए आपको एमएमपीआई का प्रयोग करना पड़ेगा। किसका प्रयोग करना पड़ेगा बेटा? नहीं बेटा, खुशबू बिल्कुल नहीं हुआ। किसी के साथ कोई नाइंसाफी नहीं है, गलत फहमी आप निकालिएगा। क्योंकि इसके पीछे वजह यह है, जो बच्चे ज्यादा पैसे में खरीदते हैं ना वो ज्यादा अच्छा पढ़ते हैं। और जिनको अगर किसी को फ्री में कोर्स दिया जाए ना तो बेटा वो कभी वैल्यू नहीं करता, वो कभी पढ़ता नहीं है। इसलिए आप चिंता मत करो, सैलरी बहुत ज्यादा मिलेगी, है ना? याद रखो बेटा, मानसिक विकारों का निदान जो है ना, ये एमएमपीआई, प्यारे बच्चों एमएमपीआई का भारतीय अनुकूलन, भारतीय अनुकूलन, अरे भारतीय अनुकूलन जेएमपीआई है। जेएमपीआई जोधपुर मल्टीपल पर्सनालिटी इन्वेंटरी। बिल्कुल प्यारे बच्चों याद रखना। समझ में आ गया? क्लियर है? तो एमएमपीआई व्यक्तित्व की कैसी मापनी है? ये स्व प्रतिवेदन मापनी है, स्व प्रतिवेदन मापनी है। याद रखो बेटा, स्व प्रतिवेदन मापनी। उमा चौधरी ने नहीं, उमा चौधरी ने टीएटी और सीएटी का किया था बेटा।
टीएटी और सीएटी का किया था, इसलिए उत्तर आपका बी माना जाएगा। अगला प्रश्न पढ़ो भाई। अरे तीसरा, रोरसा इंक ब्लॉट टेस्ट किस प्रकार का व्यक्तित्व मापन उपकरण है? बताओ। द रोरसा इंक ब्लॉक टेस्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ पर्सनालिटी मेजरमेंट टूल? उद्देश्य परीक्षण है, व्यक्तिपरक परीक्षण है, प्रक्षेपणात्मक परीक्षण है, व्यवहारिक अवलोकन है, आत्म रिपोर्ट मापन है। भैया आज की प्रश्नावली जिस बच्चे ने पढ़ ली ना, आज की प्रश्नावली जिस बच्चे ने पढ़ ली, यानी आज की मैराथन जिस विद्यार्थी ने पढ़ ली ना, आज एक बार कंप्लीट साइकोलॉजी उसकी पूरी हो जाएगी, धमाकेदार। वेलकम एस, बिल्कुल। अच्छा, जो मित्र दोस्त प्यारे बच्चे भावी शिक्षक आज पहली बार पधारे हैं, भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि क्या हो जाएगा, दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। वेलकम दोस्त, है ना बेटा। देखो, रोरसा परीक्षण की बात करते हैं तो ये आपकी प्रक्षेपी परीक्षण है। कौन सी परीक्षण है? प्रक्षेपी। क्योंकि हमने आपको बताया था ये प्रोजेक्टिव टेस्ट है, और प्रोजेक्टिव टेस्ट में हम आपको बताते हैं सीएटी, हम आपको बताते हैं टीएटी, हम आपको बताते हैं आईबीटी, ये आ गया आईबीटी इंक ब्लॉट टेस्ट, उसके बाद पीएफटी पिक्चर फ्रस्ट्रेशन टेस्ट, उसके बाद एससीटी सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट, उसके बाद हमने आपको बताया था प्ले एंड ड्रामा, प्ले एंड ड्रामा, ये भी हमने आपको बताया। हमने आपको FWAT भी बताया था, याद है, फ्री वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। और हमने आपको कौन सा बताया था? सीएटी, टीएटी, आईबीटी, पीएफटी, एससीटी, प्लेन ड्रामा और FWAT, ये सारे आपको बताए थे हमने, और ये सभी प्रक्षेपी परीक्षण हैं। ठीक है ना मित्र। तो भाई क्लास को शेयर तो करना बनता है यार, क्योंकि आपकी छुट्टी के दिन भी जब हम सुपर मैराथन लाते हैं, तो उसके बाद भी अगर आपका मन द्रवित नहीं होता, आपका दिल हमारे प्रति नहीं लगता, आपका मन पढ़ाई में नहीं लगता, तो फिर एक काम तो कर ही दीजिएगा, वो आप जानते हैं। ठीक है ना। चलिए, तो आंसर आपका सी हो गया लाडलो। कौन सा हो गया? सी को लॉक कर दिया जाए, सी को लॉक कर दिया जाए। अगला प्रश्न पढ़ लो। आज मुझे पता है दुनिया भर की गलतियां करोगे आप। कितनी? अरे दुनिया भर की, क्योंकि प्रश्न हम है ना, देखो रटे रटाए तो आपको नहीं पढ़ाएंगे, हम आपको पढ़ाएंगे यूनिक क्वेश्चन। महामैराथन का मतलब ही यही है हमारी का, है ना। इसीलिए तो कहते हैं गलती से हमारी महामैराथन जरूर यूज किया करो। और भैया एक और फायदा आप ले लो, आज लेना है तो 60%, 60% फ्लैट ऑफर है, फ्लैट ऑफर। भैया मैं फ्लैट ऑफर दे रहा हूं, क्योंकि आज माता रानी की कृपा आप पर बरस रही है। ठीक है ना, लाइव बैच के लिए। तो जिनको ज्वाइन करना है मोस्ट वेलकम, और जिनको नहीं करना भीड़ कम। बेटा आपका 80 में से आपको 70 लाने हैं। कितने लाने? 70, कम से कम 80 ले आओ तो बहुत बढ़िया बात है, मैटर आपको 80 का पूरा मिलेगा, लेकिन कम से कम 70 लाना है, क्योंकि कट ऑफ तो 50 से ज्यादा नहीं जाएगी। 100% कल से ही है बेटा, ऐप पर क्लास कल से है। ओ माय गॉड, चलिएगा सी, छुट्टी मिलेगा आपको यार, क्यों टेंशन करते हो। क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लो तो मजेदार प्रश्न है। अनुकूलन, एडजस्टमेंट की कौन सी प्रक्रिया व्यक्तिगत आवश्यकताओं और पर्यावरणीय मांगों के बीच सामंजस्य स्थापित करने में मदद करती है? विच प्रोसेस ऑफ एडजस्टमेंट हेल्प्स इन बैलेंसिंग इंडिविजुअल नीड्स एंड एनवायरमेंटल डिमांड्स? आत्मनियंत्रण, अधिगम, आत्मचिंतन, संघर्ष और निराशा।
क्या खतरनाक प्रश्न पूछा है। इसको कहते हैं मोस्ट सुपर क्वेश्चन, मोस्ट सुपर क्वेश्चन। अरे भैया, हाँ नहीं जाएगी, लेकिन हम लोग भैया 70 से 80 आपको दिला के रहेंगे। देखो भाई, ये हमारा टारगेट है और हमारा सपना भी है। अब देखते हैं कि हमारे विद्यार्थियों में कितनी ताकत है, उनमें कितनी कैपेसिटी है। अगर नहीं है तो फिर भाई बनाएंगे हम। यही तो हमारी जिंदगी का मकसद है। क्या है मकसद? है। शाबाश शाबाश, क्या बात है यार, तुम लोग तो तुम ही तुम हो। क्या बात है, बहुत बढ़िया, शाबाश, सुपर क्लास। ओ माय गॉड, ए और सी उत्तर आ रहा है। बेटा आप कुछ मत करो, क्लास को 4-5 बार देख डालो, बस काम हो जाएगा। अरे अनुकूलन की कौन सी प्रक्रिया व्यक्तिगत आवश्यकताओं और पर्यावरणीय मांगों के बीच सामंजस्य स्थापित करने में मदद करती है? आत्मनियंत्रण, अधिगम, लर्निंग तो इसमें कोई काम करेगा नहीं। आत्मचिंतन, अगर आप खुद ही इंट्रोस्पेक्शन करते हो तो वो काम नहीं करेगा। ये दोनों मानसिक रोग हो गए। तो आत्मनियंत्रण यार, सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ रेगुलेशन इज द राइट एंड परफेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन माय डियर फ्रेंड्स। क्योंकि जब तक प्रश्न को पढ़ोगे ना, बात है अनुकूलन की, एडजस्टमेंट की। और एडजस्टमेंट कब? मैंने आपको कितनी बार सिखाया बेटा, समायोजन क्या है? समायोजन अपनी आवश्यकता और पर्यावरणीय परिस्थिति दोनों के बीच कंट्रोल करना, दोनों के बीच नियमन स्थापित करना, दोनों के बीच बैलेंसिंग करना, एडजस्टमेंट कहलाता है। कितना सुपर क्वेश्चन है, लेकिन आंसर बहुत सारे विद्यार्थियों ने गलत दे दिया है भाई। उत्तर ए होगा। भाई बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है ये वाला प्रश्न, ये वाला चैप्टर आपको जबरदस्त अंदाज में, लेकिन आप नहीं पढ़ते हैं तो इसमें हमारी गलती बिल्कुल नहीं है भाई। देखो भाई, चलो आगे पढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न है ना, क्वेश्चन नंबर 5। असमायोजन, माल एडजस्टमेंट का प्रमुख संकेतक क्या है? व्हाट इज द मेजर इंडिकेटर ऑफ माल एडजस्टमेंट? देखो बच्चों, जो मित्र गलती से हमारे साथ यूजीसी नेट, ये गलती वाला प्रश्न बात हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि गलती से कोई जुड़ गया ना, तो उसको हम पास करा के छोड़ते हैं, है ना। उसको हम उसकी मंजिल तक पहुंचा के दम लेते हैं। यही हमारी जिद है, यही हमारा संकल्प है, यही हमारे लिए सौगंध है और यही हमारा प्रण है। इसलिए गलती से भी हमारे बैच में जो जुड़ गया यूजीसी नेट के लिए, या फिर बीपीएससी के लिए, या फिर यूपी पीजीटी के लिए, या फिर एस्टेट के लिए, या फिर आपको फर्स्ट ग्रेड के लिए, सेकंड ग्रेड के लिए, या फिर थर्ड ग्रेड के लिए, या फिर पीटीआई ग्रेड के लिए, या फिर लाइब्रेरियन के लिए, अगर कोई भी हमारे साथ साइकोलॉजी के लाइव बैच में जुड़ गया तो फिर उसकी नैया पार तो हम लगा के रहेंगे। यही हमारी जिद है, यही हमारा विश्वास है। असमायोजन का प्रमुख संकेतक पूछा है आपसे। क्या पूछा है? असमायोजन का प्रमुख संकेतक क्या है? भाई देखो, उच्च आत्मसम्मान, हाई सेल्फ एस्टीम, ये तो सकारात्मक, ये तो समायोजन का है ना लाडलो, ये तो समायोजन का है, असमायोजन का थोड़ी है, कुसमायोजन का। सामाजिक एकीकरण, ये भी समायोजन का है, ये भी समायोजन का है। ठीक है, सकारात्मक आत्मधारणा, ये भी समायोजन का है। नहीं है, पूछा ना। प्रभावी संचार कौशल, इफेक्टिव, ये भी समायोजन का है। तो फिर अरे भैया, चिंता और अवसाद, यानी परसिस्टेंट एंड एंजाइटी एंड डिप्रेशन इज द राइट एंड परफेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन माय डियर फ्रेंड्स। डिप्रेशन और आपका एंजाइटी, यही तो मुख्य हैं आपके किसके? कुसमायोजन के। क्लास कब तक है? अभी तो बेटा शुरू हुई है, अभी तो शुरू हुई है। आप अभी से ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? ठीक है ना, आखिर मैराथन है ना। अगला प्रश्न पढ़ो भाई। देखो, हेंस सैली,
के तनाव सिद्धांत के अनुसार जब कोई व्यक्ति दीर्घकालिक तनाव का सामना करता है तो वह किस चरण में प्रवेश करता है? गजब का प्रश्न है। अकॉर्डिंग टू हेंसेलीज स्ट्रेस थ्योरी, व्हेन ए पर्सन फेसेस प्रोलॉन्ग्ड स्ट्रेस द एंटर विच स्टेज, प्रतिरोध चरण, सतर्कता चरण, थकावट चरण, समायोजन चरण और प्रेरणा चरण। देखो प्रश्न बहुत आसान है सर, वीडियो रुक रुक कर चल रहा है। यार ऐसा भी होता है क्या? हाँ, हो सकता है भाई, संडे को ज्यादा लोग यूज कर रहे हों, ऐसा कभी कभी हो सकता है। चलिए कोई बात नहीं, उसका भी सॉल्यूशन कर देंगे अपन। हाँ, आज नेटवर्क प्रॉब्लम तो है, ये तो हम भी नोटिस करे जा रहे हैं। चलिए, वेरी एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया। चलिए, बहुत अच्छा उत्तर दिया है। आपसे पूछा है हेन सैली के तनाव सिद्धांत के अनुसार जब कोई व्यक्ति दीर्घकालिक तनाव का मतलब लंबे समय से तनाव का सामना करता है तो वह किस चरण में प्रवेश करता है? बेटा, अगर लंबे समय से तनाव का शिकार रहेगा तो फिर तनाव का शिकार होना निश्चित तौर पर व्यक्ति के जीवन में थकावट का कंसेप्ट क्रिएट कर देता है। अगर जिंदगी में जो विद्यार्थी, जो मित्र, जो दोस्त, जो प्यारा बच्चा बहुत टाइम से टेंशन में है ना, तो वो वाकई उस टेंशन से हम जिंदगी के लिए एक थकावट वाले उस कंसेप्ट में चला जाता है। इसलिए आंसर भी आपका थकावट चरण माना जाएगा, ना कि प्रतिरोध, सतर्कता, समायोजन और प्रेरणा। प्यारे बच्चों, यार वास्तव में सही बात भी है। जिंदगी जिंदगी में लंबे समय का जो तनाव होता है ना, वो व्यक्ति को थका देता है, वो व्यक्ति को निराश कर देता है, वो व्यक्ति को मायूस बना देता है, और वो व्यक्ति को उसकी काम करने की उस लक्ष्य के प्रति जिज्ञासा और समायोजन क्षमता को हमेशा के लिए नष्ट कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। इसलिए प्रश्न का सही उत्तर आपका सी हो जाएगा लाडलो। क्या हो जाएगा बेटा? सी। अगला प्रश्न पढ़ो। अरे भाई, अगला क्वेश्चन नंबर 7, किस प्रकार की अनुकूलन रणनीति दीर्घकालिक मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं को जन्म दे सकती है? विच टाइप ऑफ एडजस्टमेंट स्ट्रेटजी कैन लीड टू लॉन्ग टर्म मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स? समस्या केंद्रित रणनीति, भावनात्मक केंद्रित रणनीति, परिहार रणनीति, सकारात्मक पुनर्व्याख्या और समर्थन मांगना। उत्तर देना पड़ेगा। वेलकम दोस्तों, प्यारे बच्चों,
आज की इस क्लास में आप सभी का दिल से स्वागत, वेलकम, अभिनंदन। आज के इस महामैराथन सेशन का सभी लोग आनंद ले रहे हैं, तो आनंद आपकी जिम्मेदारी, आपकी उत्तरदायित्व, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक और वो है अपने बाकी मित्रों तक इसको शेयर कर देना। ये क्लास उन विद्यार्थियों के लिए बहुत ज़बरदस्त है जो विद्यार्थी सचमुच साइकोलॉजी से ज़िंदगी में कुछ आगे बढ़कर करना चाहते हैं, है ना मित्रों? हाँ, ये बात तो है। क्लास में आज थोड़ी सी नेटवर्क प्रॉब्लम्स आ ही रही हैं, पता नहीं मामला क्या है। हो जाएगा ठीक, आप पढ़ते रहो, बिंदास आगे बढ़ते रहो। चलिए देखो, बहुत सारे बच्चों ने क्या लॉजिकली आंसर दिया है यार, दिल गार्डन गार्डन कर दिया यार, कोई डाउट ही नहीं है। देखो बेटा, किस प्रकार की अनुकूलन की रणनीति, प्रश्न पूछा है, यानी ऐसा क्या करें कि हम ऐसी कौन सी समायोजन की स्ट्रेटजी को फॉलो करें जो हमारे लंबे समय से मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं को जन्म दे सकती है ना? ऐसी कौन सी रणनीति। अच्छा एक बात बताओ, अगर आप अपनी जिंदगी में समस्या केंद्रित रणनीति तो हो ही नहीं सकती भाई। समस्या केंद्रित रणनीति ऐसी किस प्रकार की अनुकूलन रणनीति दीर्घकालीन मानसिक स्वास्थ्य को समस्याओं को जन्म देती है, यानी मेंटल कंसेप्ट्स को, मेंटल प्रॉब्लम्स को जन्म देती है। तो ऐसी रणनीति तो भैया समस्या केंद्रित रणनीति, यार समस्या को फोकस्ड ढंग से आप स्ट्रेटजी बनाओगे तो उससे तो बाहर निकलने का कंसेप्ट निकल के आएगा। नहीं, भावनाओं का यहां पर कोई रोल नहीं होता, आपके इमोशंस काम नहीं करते बेटा ऐसी रणनीति के लिए। परिहार, एवॉइडेंस स्ट्रेटजी। अरे परिहार का मतलब होता है अलग होना। अगर आप अपने आप को दूसरों से अलग कर लेते हो, समाज से अलग थलग हो जाते हो, दूर हो जाते हो, विलग हो जाते हो, विकर्षित हो जाते हो, तो ऐसी स्थिति में आपके जिंदगी में दीर्घकालीन मेंटल प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी, 100% हो जाएंगी। ये तो पॉजिटिव है, और ये समर्थन मांगना ये तो पॉजिटिव कंसेप्ट है। आपका परिहार रणनीति का मतलब ही यही होता है, एवॉइडेंस स्ट्रेटजी। इट मींस उत्तर आपका सी को लॉक करना पड़ेगा प्यारे मित्रों। और आज आपको 60% ऑफर मिल रहा है साइकोलॉजी के लाइव बैच पर। जो मित्र दोस्त प्यारे बच्चे बहुत प्रतिभाशाली हैं, बहुत मेहनती हैं, है ना, और बहुत ज़्यादा पढ़ चुके हैं, उनको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है ना। बाकी चीज़ों पर बिल्कुल ध्यान मत दीजिएगा, फालतू के कमेंट्स पर, क्योंकि आज आपकी छुट्टी का दिन खराब है ना, खराब किया है तो इसका ढंग से यूटिलाइज कर लो यारो, ठीक है ना। बाकी की बातों को छोड़ो, क्योंकि बाकी बच्चे तो गड़बड़। व्यक्तित्व का आकलन करने के लिए थेमेटिक एप्रिसेप्शन टेस्ट का उपयोग किसके द्वारा किया जाता है? हु प्राइमरीली यूजेस द थेमेटिकल एप्रिसेप्शन टेस्ट फॉर पर्सनैलिटी असेसमेंट? मनोवैज्ञानिक चिकित्सक, मानव संसाधन प्रबंधक, शिक्षाविद, न्यूरोसाइंटिस्ट और सांख्यिकीविद। देखो प्रश्न का नेचर बदल दिया। इसको कहते हैं मोस्ट सुपर सेशन, इसको क्या कहते हैं? मोस्ट सुपर, खोपड़ी हिलाने वाला मैराथन, खोपड़ी को हिलाने वाला, झकझोर देने वाला, खोपड़ी को हिलाने और झकझोर देने वाला सेशन है। इसका उत्तर आपको पढ़ना है लाडलो। क्या पढ़ना है? उत्तर पढ़ना है। और जो मित्र, जो दोस्त हमारे हैं ना, जो नहीं पढ़ना चाहते हैं, उनको एंजॉय करने दो, है ना। उनको क्या करने दो भैया? अरे एंजॉय करने दो, हम उन्हें रोकने वाले बिल्कुल नहीं है, ना ही हमारी उनकी इच्छा है रोकने की। वो अपनी लाइफ को एंजॉय करते रहें बिंदास तरीके से। लेकिन आप इस प्रश्न का उत्तर क्या दे रहे हैं? वाओ मेरे शेरों और शेरनियों, बिल्कुल वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम, स्वागत, अभिवादन। आपने उत्तर दिया है ए, सी, बी। माय गॉड, हमें पता था ये प्रश्न अरे गहरे नत्थु खेरे नहीं है। आज का स्कोर तो है ना आपका बिगड़ने वाला है,
क्योंकि आप अपना माइंड को यूज नहीं करते। शाबाश, हमारे कुछ नए बच्चों ने तो सुपर आंसर दिया है यार। व्यक्तित्व आकलन करने के लिए जो थेमेटिकल एप्रिसेप्शन जिसने बनाया था ना, वो कब बनाया था बेटा, ये बता दें हम आपको, ये 1935 में बनाया था। किसने बनाया था? मॉर्गन और मुर्रे ने। मॉर्गन व मुर्रे। और लाडलो, ये मॉर्गन और मुर्रे जो है ना, ये दोनों भाई गजब के मनोविज्ञानी थे। क्या थे? गजब के मनोविज्ञानी थे लाडलो। मॉर्गन और मुर्रे क्या थे? गजब के मनोविज्ञानी थे। ठीक है ना। और इन्होंने 30 कार्ड्स के आधार पर, कितने कार्ड्स? 30 कार्ड्स पर स्त्री पुरुषों के चित्रों के आधार पर कहानी लिखने को बच्चों को कहा, जिससे उनका व्यक्तित्व मापन किया जा सके। इसलिए लाडलो उत्तर मनोवैज्ञानिक चिकित्सक होगा, यानी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होगा, ना कि मानव संसाधन प्रबंधक। बेटा ये तो ह्यूमन रिसोर्सेज के लिए काम करते हैं, है ना। शिक्षाविद, ह्यूमन रिसोर्स आपके साइकोलॉजी में पढ़ते हैं अब्राहम मैस्लो को और कार्ल रोजर्स को ह्यूमन रिसर्चर्स के रूप में। शिक्षाविद आपके कौन कौन है? जॉन डीवी, जॉन एडम्स, महात्मा गांधी, पेस्ट्रोलॉजी आदि को पढ़ते हैं। न्यूरोसाइंटिस्ट में सिगमंड फ्राइड को विशेष पढ़ा जाता है। और सांख्यिकी स्टैटिक्स में बेटा वो गणितज्ञ जो भी होते हैं, या फिर जो भी आपके एनालिस्ट होते हैं, जो भी आपके साइंटिस्ट होते हैं, उनको इसमें काउंट कर दिया जाता है। लेकिन प्रश्न का तरीका तो देखो, उत्तर ए को मानना पड़ेगा। कितने सारे विद्यार्थियों ने गलती कर दी है ना। पता है ये गलती क्यों रही है? इस गलती का सिर्फ एक ही रीजन है, और रीजन सिर्फ इतना सा है कि जिन मित्रों ने अभी तक एक भी बार दिल से, शिद्दत से, ईमानदारी से, प्यार से, मोहब्बत से क्लास को अपने मित्रों तक, अपने सगे संबंधियों तक, अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में, अपने अपने फेसबुक्स पे, इंस्टाग्राम पे शेयर नहीं किया है ना, बस उन्हीं का गलत हो रहा है। अच्छा एक बात और बता दें, मैं आपको ये वादा करता हूं, प्रॉमिस करता हूं, कमिट करता हूं कि आप गलती से अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर अगर मेरी क्लास को शेयर भी कर दोगे ना, तो आपकी इज्जत और इमेज खराब नहीं होगी। ये वादा है आपसे। लोग आपको इवन आपको थैंक्स कहेंगे, ठीक है ना। लोग आपको क्या कहेंगे? थैंक्स कहेंगे, आपको दिल से धन्यवाद देंगे कि शुक्र है आपने हमें ऐसी क्लास प्रोवाइड की, ऐसे लोग, ऐसे टीचर से मिलवाया, ऐसे प्लेटफॉर्म से कनेक्ट करवाया। और जो मित्र दोस्त आज पहली बार जुड़े हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर सब्सक्राइब कर लिया तो घंटी जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करें, तभी तो आपके पास नोटिफिकेशन आएगा। प्यारे बच्चों, तो ए उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखो, ये गजब का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है ना। देखो, कौन सा व्यक्तित्व परीक्षण व्यक्ति के अवचेतन विचारों, और ये पीडीएफ उन बच्चों के लिए मिलेगी जो गलती से हमारा बैच ज्वाइन किए हुए हैं, और जिन्होंने नहीं किया वो कर लो। थैंक यू सो मच। अच्छा, बहुत टाइम लगाते हैं। बिल्कुल ऐसे, ये देखो, ये वे बच्चे हैं, है ना, टाइम लगाते हैं, मतलब आप सिर्फ जल्दी पढ़कर केवल प्लेटफॉर्म्स बदलते हो, और प्लेटफॉर्म बदलने से सिलेक्शन नहीं होता। कम पढ़ो लेकिन अच्छा पढ़ो, क्वालिटी वाला पढ़ो। अरे थोड़ा पढ़ लो लेकिन अच्छा पढ़ो, आगे तब बढ़ो जब खोपड़ी क्लियर हो जाए, वरना मत बढ़ो। अपना कॉन्सेप्ट यही है। देखो, बताओ कौन सा व्यक्तित्व परीक्षण व्यक्ति के अवचेतन विचारों और इच्छाओं को प्रकट करने के लिए उपयोग किया जाता है। विच पर्सनैलिटी टेस्ट इज यूज टू रिवेल ए पर्सन्स अनकॉन्शियसनेस, थॉट्स एंड डिजायर्स। भाई देखो, 16 पीएफ टेस्ट, रोरसा इंक ब्लॉक टेस्ट, माइल्स बिग्स टाइप इंडिकेटर, मिनेसोटा मल्टी फेसेट पर्सनैलिटी इन्वेंट्री, या फिर कॉग्निटिव एप्टीट्यूड टेस्ट। गजब का प्रश्न है यार, धुआंधार प्रश्न है, और किसने उत्तर सही दिया है वही देखना है। इस प्रश्न का बेस्ट और राइट आंसर आपने क्या दिया है, बता दो फटाफट। वाह, शाबाश, थैंक यू सो मच बेटा। शेयरिंग के लिए आपको बहुत बहुत अभिवादन। और देखो, प्रश्न बहुत अच्छा है और सभी ने गलत उत्तर दिया है। हम तो डूबेंगे सनम, लेकिन तुम्हारे साथ डूबेंगे, है ना।
गलत आंसर है। बिल्कुल योगी जी, वेलकम। देखो भाई, गजब का प्रश्न था। और उत्तर देखो, कौन सा व्यक्तित्व परीक्षण। आपसे पहली बात तो खोपड़ी लगा लो, व्यक्तित्व का परीक्षण पूछा है। तो व्यक्तित्व परीक्षण भैया, ये 16 PF, ये स्व प्रतिवेदन है, ये स्व प्रतिवेदन मापनी है, ठीक है। क्योंकि और स्व प्रतिवेदन से अवचेतन विचारों और इच्छाओं को प्रकट करने के लिए उपयोग नहीं किया जाएगा, स्व प्रतिवेदन से गलत बात, ठीक है ना। उसके अलावा मिनेसोटा मल्टीपल, ये भी स्व प्रतिवेदन मापनी है, ये भी स्व प्रतिवेदन मापनी है, ठीक है। और कॉग्निटिव एप्टीट्यूड टेस्ट, ये तो संज्ञानात्मक क्षमता का परीक्षण है, ये व्यक्तित्व परीक्षण नहीं है, इसको उड़ा दो, है ना, इसको उड़ा दो। और देखो यहां पर माइल्स ब्रिग्स टाइप इंडिकेटर, माइल्स ब्रिग्स टाइप इंडिकेटर का सीधा सीधा संबंध आपके इंटेलिजेंस से लिया जाता है, तो इसको भी उड़ा दो। और आपका कौन सा बचा, 16 PF को भी उड़ा दो, तो बचा कौन, एक ही तो बचा, और वो है बी उत्तर आपका। क्या है लाडलो, बी होगा राइट आंसर। रोरसा, रोरसा परीक्षण, बिल्कुल स्विट्जरलैंड के मनोविज्ञानी हरमन रोरसा ने 1921 में बनाया था, जो कि व्यक्तित्व का प्रक्षेपी परीक्षण भी कहलाता है। और आपको सिखा दूं लाडलो, इस प्रक्षेपी शब्द का अर्थ, प्रक्षेपी का मतलब होता है प्रक्षेपण, और प्रक्षेपण के जनक जो है ना लाडलो, फ्रायड हैं। और फ्रायड मेरे बच्चों में कितनी बार सिखाता हूं अरे ऐसे कैसे सिखा रखा है बैच में। मैं कहता हूं मेरे हर प्रश्न का जवाब हर बच्चे को नहीं आएगा, इसीलिए जो ज्यादा जल्दी वाले पढ़ने वाले बच्चे हैं ना, वो आप आराम से केवल प्लेटफॉर्म बदलो, टीचर बदलो, उनको मिलना मिलना कुछ नहीं है। अरे जो सीखेगा ठहर कर, देखो प्रक्षेपी शब्द का सीधा संबंध अचेतन से होता है, अचेतन से। अरे खोपड़ी में सिखा रखा है ढंग से। और अचेतन या अवचेतन, और अचेतन और अवचेतन के जनक कौन है बेटा, भैया फ्रायड हैं। देखो यही तो पूछा है। अरे अवचेतन, अवचेतन का संबंध केवल प्रक्षेपी विधियों से होता है, केवल प्रक्षेपी विधियों से, बाकी सब गलत है, बाकी सब गलत है, बाकी सब गलत है। देखो प्रश्न पढ़ो तो ध्यान से पढ़ो बेटा, वरना तो खेल गड़बड़ है, उत्तर केवल बी देना पड़ेगा। अरे मैंने तो यह भी बता रखा है कि प्रक्षेपण शब्द का, प्रक्षेपण शब्द का अर्थ ही फेंकना है, अपनी असफलता के दोषों को दूसरों पर फेंकना। बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, गुड लक बेटा, हमारी तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। लेकिन अच्छा पढ़ो, क्वालिटेटिव पढ़ो, समझौता मत करो, और जल्दीबाजी कतई मत करो, एग्जाम में तो बिल्कुल मत करना बेटा। बिल्कुल है। अच्छा, ओके। अरे बेटा देखो कितना आसान प्रश्न है, अचेतन नहीं है तो क्या फर्क पड़ रहा है, अवचेतन तो है ना, अवचेतन तो है ना, सब कॉन्शियस तो है ना, समझ जाओ भाई, अरे समझ जाओ। मैंने आपको यह भी लिखा रखा है और 10 बार पढ़ाया, अचेतन और अवचेतन के जनक फ्रायड हैं, और इनका सीधा संबंध प्रक्षेपण से है, और प्रक्षेपण का मतलब इच्छाएं, अवचेतन, वाह माय डियर। इसलिए उत्तर आपका क्या होगा, बी होगा। अगला प्रश्न, भाई आज की मैराथन जो है ना, वो ऐसी वैसी नहीं है, ये पढ़ने वाली मैराथन है, ठीक है ना, पढ़ने वाली मैराथन है बेटा। कौन सी वाली मैराथन है, पढ़ने वाली मैराथन है, ओके बेटा। कौन सी मैराथन है, पढ़ने वाली मैराथन। अब देखो, आइजेंक का व्यक्तित्व सिद्धांत मुख्य रूप से किस जैविक प्रणाली पर आधारित है। ये आइजेंक आपको पढ़ा रखा है यारो, बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है। आइजेंक्स पर्सनैलिटी थ्योरी इज प्राइमरीली बेस्ड ऑन विच बायोलॉजिकल सिस्टम, इसे हमने नाम दिया था EPQ, आइजेंक पर्सनैलिटी क्वेश्चन है यार। लिम्बिक प्रणाली, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, अंतःस्रावी तंत्र, पाचन तंत्र और संज्ञानात्मक तंत्र। अरे भाई ऐसे की ऐसे सिखा रखा है।
ऐसे की ऐसे सिखा रखा है भाई। सेम एज इट इज फॉर्म में सिखा रखा है। और हमें पता है आज जो हमारे विद्यार्थी इस पेपर को, आज की मैराथन को अगर सुपर ढंग से समझ लेंगे ना, तो मैं कहता हूं बस पूछो मत, दिल गार्डन गार्डन होके रहेगा। ठीक है ना? नए मित्र, नए दोस्त, नए बच्चे, क्लास को शेयर भी कर दो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। और आज तो यार 60% ऑफर है, 60% फ्लैट ऑफर है आज। ये हिंदी नववर्ष के आज इस शुभागमन पर आपको 60% फ्लैट ऑफर मिल रहा है। और ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9694164171। जिसको ज्वाइन करना है मोस्ट वेलकम, जिसको नहीं करना भीड़ कम। देखो लिम्बिक प्रणाली तो भैया आपकी है ही नहीं, ये तो हमने कहां पढ़ा था, स्मृति विस्मृति में, है ना? देखो, और आपसे पूछा व्यक्तित्व सिद्धांत। व्यक्तित्व सिद्धांत अंतःस्रावी, ये आपका एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो हैं, ये आपका न्यूरो सिस्टम का कॉन्सेप्ट है, तो ये भी अट गया, ये व्यक्तित्व का नहीं है। पाचन तंत्र भी हमने आपका न्यूरो सिस्टम में पढ़ाया था, इसको भी उड़ा दो। संज्ञानात्मक तंत्र कॉग्निटिव सिस्टम तो अपने आप में अलग एक सेपरेट कॉन्सेप्ट है। और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, अरे मेरे लाडलो कितना समझाया था, है ना? कितना समझाया था केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। ये आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट इसलिए है, आइजेंक ने स्पष्ट अंतःस्रावी तंत्र, ये सब तंत्रिका तंत्र के पार्ट हैं, नो डाउट। लेकिन आपको समझाया था, देखो बेटा ये केवल साइकोलॉजी के लिए है, सुपर सेशन है, ठीक है ना? ये सुपर सेशन साइकोलॉजी के लिए है। अब समझ लो हमने क्या बताया था आपको। हमने बताया था आइजेंक जब पढ़ाया था, अंतर्मुखता बनाम बहिर्मुखता, तंत्रिका तापी, ये आ गया, तंत्रिका तापी बनाम स्थिरता, सामाजिकता बनाम सांवेगिकता, ये तीन कंसेप्ट आपको समझाए थे जब आइजेंक पढ़ाया था। इसीलिए आइजेंक की कंसेप्ट को बहुत अच्छे से सीख लीजिएगा, उत्तर बी को लॉक कर दीजिएगा, ठीक है? बाकी सब गलत है। आप जाके देख लीजिएगा एक बार, क्लास में आराम से पढ़ लीजिएगा। व्यक्तित्व मापन में नियोपायर टेस्ट का क्या उपयोग है, बताओ? व्यक्तित्व के मापन की बात कर रहे हैं, है ना? व्हाट इज द पर्पज ऑफ द नियोपायर टेस्ट इन पर्सनैलिटी असेसमेंट? व्यक्तित्व विकारों का निदान, बिग 5 लक्षणों को मापना, नैतिकता का मूल्यांकन, नेतृत्व क्षमता का परीक्षण, संज्ञानात्मक असंतुलन का मूल्यांकन। उत्तर दे दो भैया, क्या होगा बेस्ट आंसर? अभी अभी क्या बात है, वेरी मोस्ट एक्सीलेंट। बोलो फटाफट दीजिएगा आंसर। वेरी मोस्ट एक्सीलेंट, ये वही है, परफेक्ट है, परफेक्ट है, क्या बात है। इसको कहते हैं बिग 5 मॉडल। अभी अभी पूरी डिटेल के साथ समझाया था। व्यक्तित्व मापन में नियोपाई आर टेस्ट का उपयोग किया जाता है, यानी इन सभी लक्षणों को मापा जाता है। वो पॉल कास्टा और रॉबर्ट मैक्रे का यही कंसेप्ट है, दैट इज बिग 5 मॉडल, जिसे हम लोग व्यक्तित्व का पंच कारक मॉडल भी कहते हैं। बिल्कुल एक्सीलेंट, अभी अभी जस्ट समझाया था, कुछ देर पहले ही, कुछ देर पहले ही। अगला प्रश्न पढ़ो बेटा, ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। कौन सा रक्षा तंत्र, डिफेंस मैकेनिज्म, किसी व्यक्ति को वास्तविक समस्या से बचने के लिए काल्पनिक दुनिया में भागने की अनुमति देता है? Which defense mechanism allows, which defense mechanism allows
an individual to escape into a fantasy world to avoid real problems. दमन, प्रतिक्रिया गठन, यथार्थ से पलायन, तर्क संगति और आत्म प्रक्षेपण। क्या गजब का प्रश्न पूछा है यार। प्रश्न तो ऐसा ही बनना चाहिए ना आपके लिए। प्रश्न आपके लिए बनना ही ऐसा ही चाहिए, तभी तो मजा आता है भाई, तभी तो मजा आता है। सुपर सुपर आंसर दे रहे हैं हमारे कुछ विद्यार्थी, जबरदस्त प्रश्न है। अरे भाई हट गए हम लोग साइड से यार, बहुत साइड से हटा देते हो। देखो, कौन सा रक्षा तंत्र किसी व्यक्ति को वास्तविक समस्या से बचने के लिए काल्पनिक दुनिया में भागने की अनुमति देता है? तो दमन तो देता नहीं है, बल्कि ये तो कल्पनाओं का दमन करता है। ये तो होगा नहीं, है ना। ये तो आपके मस्तिष्क में अचेतन संबंधी जो भी इच्छाएं हैं, कल्पनाएं हैं, विचारधाराएं हैं, उनका दमन करता है बलपूर्वक, जो कष्ट देती है, पीड़ा देती है। प्रतिक्रिया, रिएक्शन फॉर्मेशन, ये तो वो वाला है ना, कौन सा, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और होते हैं। और सौतेली माँ और पुत्री का एग्जाम्पल हमने बताया था, यानी मुख में राम बगल में छुरी, ये भी उड़ा दो। तर्क संगति, रेशनलाइजेशन, ये तो औचित्य स्थापन है, सही को गलत ठहराना, ये भी नहीं है। और आत्म प्रक्षेपण, प्रोजेक्शन, ये तो आपने पढ़ा है। परीक्षक और प्रश्न पत्र में दोष निकालना, भैया ये भी नहीं है। लेकिन यथार्थ से, हकीकत यानी वास्तव, यही तो पूछा है, वास्तविकता से भागना यानी पलायन करना। फैंटेसी 100% यार, लॉक कर दो सी को भाई। क्या लॉक कर दो बेटा? सी को लॉक कर दो। क्या लॉक कर दो बेटा? सी को लॉक कर दो। जिन मित्रों ने, जिन दोस्तों ने, जिन प्यारे प्यारे भारवी शिक्षकों ने अगर ये वाली मैराथन पढ़ ली ना, मैं कह रहा हूं आप कोई भी एग्जाम देने जाइए, आप कोई भी पेपर सॉल्यूशन कीजिएगा, फिर जब नहीं हो, अरे आप यूजीसी नेट को इसके आधार पर पढ़िएगा, फिर अगर मजा नहीं आए तो कहना, तो कहना, तो कहना। अगला प्रश्न, असमायोजन, माल एडजस्टमेंट। क्या भैया? वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड। माल एडजस्टमेंट का सबसे सामान्य सामाजिक प्रभाव क्या हो सकता है? व्हाट इज द मोस्ट कॉमन सोशल इंपैक्ट ऑफ माल एडजस्टमेंट? बेहतर सामाजिक कौशल, सामाजिक अलगाव, आत्म सुधार, उच्च नेतृत्व क्षमता या भावनात्मक स्थिरता, इमोशनल स्टेबिलिटी। व्हाट अबाउट द ब्रिलियंट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन माय डियर फ्रेंड? आज का क्वेश्चन बहुत अच्छा है, एग्जाम्स लाइक, ओ माय डियर। अरे हर रोज का अच्छा होता है, लेकिन वो तो हम कभी कभी किसी दिन सरल दे देते हैं और किसी दिन आहा हा। आज तो मैराथन थी ना, तो आज तो सुपर क्लास होना ही था, क्योंकि मैराथन तो हमारी ऐसी क्लासेस होती हैं जिनसे लोगों के एक बार में ही एग्जाम क्रैक हो जाते हैं। बस आपकी प्रेरणा से ये मैराथन आज लेकर हम आए हैं। अगर आपकी प्रेरणा नहीं होती तो शायद संभव नहीं हो पाता कि हम मैराथन लेकर आते। चलिए देखो हमारे कितने बच्चों ने इसका सही और ब्रिलियंट आंसर चुना है, शाबाश भाई, दिल खुश हो गया। असमायोजन का सबसे सामान्य सामाजिक प्रभाव क्या हो सकता है? बेहतर सामाजिक कौशल, सामाजिक अलगाव। भैया असमायोजन यानी कुसमायोजन। अरे भाई कुसमायोजन अच्छे सामाजिक कौशल से होता है क्या? कुसमायोजन कभी नहीं हो सकता। आत्म सुधार, खुद को सुधारने से कुसमायोजित थोड़ी होंगे, कभी नहीं हो सकते। अरे अगर आप में लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छी है तो आप कुसमायोजित थोड़ी होंगे यार, उल्टा समायोजन होंगे। और स्थिरता अगर आ गई इमोशनली तो आप कुसमायोजित थोड़ी होंगे, आप तो समायोजित होंगे। और लेकिन सामाजिक अलगाव, अगर आप समाज से दूर हो गए, समाज से दूर होने का मतलब ही कुसमायोजन है। हर हाल में एक कुसमायोजित व्यक्ति, एक असमायोजित व्यक्ति, एक असंतुलित व्यक्ति कब असंतुलित होता है, कब कुसमायोजित होता है? जब वो समाज से अलग थलग हो जाता है, जब वो समाज के नियम सिद्धांतों परंपराओं को फॉलो नहीं करता है, जब वो बड़ों के नैतिक मानदंडों को नहीं मानता है,
ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति में वह कुसमायोजन का शिकार हो जाता है जब वह समाज से दूर भागता है। इसलिए उत्तर बी को लॉक करना पड़ेगा। शाबाश मेरे लाडलो, वेलकम, स्वागत, अभिनंदन। अच्छा, जितने भी मित्र, दोस्त, प्यारे बच्चे हमारे सेशन में जुड़े हैं और आज अगर पहली बार जुड़े हैं इस मैराथन सेशन में, तो दिल से क्लास को शेयर कीजिएगा और अपने मित्रों, दोस्तों को सोशल मीडिया हैंडल्स के माध्यम से उनको भी कर भला तो हो भला। आज हिंदी नववर्ष का आगमन हुआ है और आज हिंदी नववर्ष का और चैत्र नवरात्रों का पहला दिन है। माता रानी आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगी निश्चित रूप से। हाँ, कोई बात नहीं, चलेगा। अगला प्रश्न देखो, क्वेश्चन नंबर 14। हाँ, लेजारस एंड फॉकमैन के अनुसार कौन सी तनाव प्रबंधन, ये पढ़ा दिया मैंने, रणनीति असमायोजन को रोकने में सबसे प्रभावी होती है। अकॉर्डिंग टू लेजारस एंड फॉकमैन, विच स्ट्रेस मैनेजमेंट स्ट्रेटजी इज मोस्ट इफेक्टिव इन प्रिवेंटिंग माल एडजस्टमेंट। बताओ, परिहार, समस्या केंद्रित मुकाबला, आत्मदोष, निष्क्रियता और सामाजिक वापसी। कितना बढ़िया प्रश्न पूछा है यार, धूम मचा दो एक बार तो कम से कम यारो, एक बार तो कम से कम यारो धूम मचा दो जल्दी से जल्दी। और कितनी बार पढ़ाया, जब भी लेजारस और फॉकमैन आ जाए, जब भी लेजारस और फॉकमैन, जब भी लेजारस और फॉकमैन आ जाए तो खोपड़ी लगा के पढ़ लो। हमेशा ये प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्या केंद्रित मुकाबले की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं बेटा? समस्या केंद्रित, है ना, प्रॉब्लम सेंटर्ड फोकस्ड कोपिंग की बात करते हैं। ये सबसे ज्यादा लेजारस और फॉकमैन की थ्योरी है, उसके अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा कुसमायोजन है, समायोजन को रोकने की जो स्थिति और सिद्धांत है वो है इसका समस्या केंद्रित मुकाबला। ठीक है बेटा, लेजारस और फॉकमैन के साथ ये खोपड़ी में इंसर्ट कर लीजिएगा आज का ये वाला महत्वपूर्ण प्रश्न। और क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर लो तो कौन सा व्यक्तित्व लक्षण व्यक्ति को तनाव और असमायोजन से बचाने में सहायक होता है? बता दो बेटा, क्या होगा ब्रिलियंट और राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन माय डियर फ्रेंड्स? बताओ बेटा, विच पर्सनैलिटी ट्रेट हेल्प्स इन प्रोटेक्टिंग एन इंडिविजुअल फ्रॉम स्ट्रेस एंड माल एडजस्टमेंट? न्यूरोटिसिज्म, आत्मनियंत्रण, परिहार प्रवृत्ति, निराशावाद और सामाजिक आत्मकेंद्रण। बचाने में सहायक होता है। यार प्रश्न बहुत आसान पूछा है, यानी आपको बचाने में कौन सहायक हो सकता है? अभी जस्ट पढ़ा था यार, न्यूरोटिसिज्म, तंत्रिका तापी, ये तो व्यक्ति में चिड़चिड़ापन लाता है, चिड़चिड़ापन लाता है, ये तो चिड़चिड़ापन को जन्म देता है ना। परिहार प्रवृत्ति, ये व्यक्ति को असमायोजन का शिकार बनाती है, ये तो ज्यादा बनाती है, क्योंकि परिहार का मतलब हो गया वही अलगाववाद। क्या हो गया? अलगाववाद हो गया।
हाँ भाई मित्रों, आ गया आ गया आ गया। चलिएगा, शाबाश, अद्भुत। और ये प्रश्न कितना आसान था, बिकॉज ऑफ सेल्फ कंट्रोल इज द पॉजिटिव सेगमेंट ऑफ दिस क्वेश्चन टू रिड्यूस द अनएडजस्टमेंट या माल एडजस्टमेंट ऑल्सो. So my dear friend, this is the right and perfect answer of this question, dear friends. So B is the perfect answer. पता है आज के इस नववर्ष आगमन पर और चैत्र नवरात्रि के इस प्रथम दिवस पर आपको डॉट 60% फ्लैट ऑफर मिला है. 60% फ्लैट ऑफर. इसका फायदा जो बच्चे लेना चाहते हैं ना, मोस्ट वेलकम है भैया. उसके लिए ऐप हमारी पढ़ाई 360 डाउनलोड करनी पड़ेगी. पढ़ाई 360, ठीक है ना. साइकोलॉजी का एंड ज्योग्राफी का लाइव बैच आप यहां से ज्वाइन कर सकते हैं. ठीक है बेटा. चलिए नेक्स्ट देखिएगा. तो यानी बी इज द राइट एंड परफेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. अगला प्रश्न पढ़ो. क्वेश्चन नंबर 16 की बात कर रहे हैं अपन. कौन सा प्रेरणा मोटिवेशन सिद्धांत व्यक्ति की जैविक आवश्यकताओं को प्राथमिक प्रेरक कारक मानता है? विच मोटिवेशन थ्योरी कंसीडर्स बायोलॉजिकल नीड्स एज द प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर? देखो क्या गजब का क्वेश्चन पूछा है. बोलिएगा, व्हाट अबाउट द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन फ्रेंड्स? क्या होगा इसका बेस्ट आंसर? आत्म साक्षात्कार सिद्धांत, उद्दीपन प्रतिक्रिया सिद्धांत, ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत, प्रत्याशा सिद्धांत एंड आत्मनिर्धारण सिद्धांत, सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी. व्हाट अबाउट द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन फ्रेंड्स? क्या होगा बेस्ट और राइट आंसर? हाँ भाई, जल्दी से जल्दी बताइएगा, फटाफट आंसर दीजिएगा. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. क्या बात है, क्या बात है, जबरदस्त क्वेश्चन है. देखिएगा, कौन सा प्रेरणा सिद्धांत व्यक्ति की जैविक जैविक आवश्यकताओं, मैंने कितनी बार समझाया था, जब भी आपको दो शब्द दिख जाएं, दैट इज आवश्यकता की कमी, आवश्यकता की कमी अथवा पूर्ति अथवा अधिकता या अथवा पूर्ति, तो भैया खोपड़ी लगा के पढ़ लो. 1915 याद आ जाना चाहिए और मिस्टर सीएल हल याद आ जाना चाहिए, जो कहते हैं सिस्टमैटिक बिहेवियर थ्योरी ऑफ लर्निंग इज द राइट एंड परफेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन माय डियर फ्रेंड्स. और इसका मतलब है कौन? आवश्यकता की कमी यानी नीड, है ना. ड्राइव रिडक्शन थ्योरी 100%, जिसे चालक न्यूनता कहते हैं. जिसे क्या कहते हैं? चालक न्यूनता. भैया प्रत्याशा तो टॉलमैन का है, ये मिस्टर हल का है. ये मिस्टर किसका है? हल का है. उद्दीपन प्रतिक्रिया थॉर्नडाइक का, आपका प्रत्याशा टॉलमैन का है. देखो प्रश्न बहुत तगड़ा वाला है, इसको लगाना पड़ेगा वेरी मोस्ट. क्या लगाना पड़ेगा? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट लगाना ही पड़ेगा. ठीक है भाई, गजब का प्रश्न है. यस 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 बेटा, परफेक्ट है, परफेक्ट है, परफेक्ट है, सुपर क्वेश्चन है. तो आंसर सी को लॉक कर दो मेरे लाडलो. अगला प्रश्न पढ़ लो. क्वेश्चन नंबर 17. कौन सा प्रेरणा का प्रकार बाहरी इनाम या दंड पर आधारित होता है? यह सरल वाला प्रश्न है. विच टाइप ऑफ मोटिवेशन इज बेस्ड ऑन एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स और पनिशमेंट्स? आंतरिक प्रेरणा, बाह्य प्रेरणा, आत्म प्रेरणा, सामाजिक प्रेरणा और जैविक प्रेरणा. व्हाट अबाउट द ब्रिलियंट एंड राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन फ्रेंड्स? अरे भाई क्लास को शेयर कर दो फटाफट, है कि नहीं? चलिए मित्रों, शाबाश.
क्या बात है सर, आज का क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा है भैया। क्वेश्चन का लेवल तो यार होना भी चाहिए ना, क्योंकि यूजीसी नेट के एस्पायरेंट ऐसे थोड़ी मानने वाले हैं, है ना, ऐसे मानने वाले हैं नहीं। इसलिए लाडलो प्रश्न को ध्यान से पढ़ो। बाहरी इनाम या दंड पर आधारित। भैया बाहरी इनाम और दंड का मतलब तो बाह्य प्रेरणा हो गया ना। कौन सी? बिल्कुल बाह्य प्रेरणा इज द राइट एंड परफेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन फ्रेंड्स। ठीक है ना। तो बाह्य प्रेरणा इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, बी। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा बेटा, वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन नंबर 18, मैस्लो के आवश्यकता अनुक्रम, हायरार्की ऑफ नीड्स। यू नो, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देयर आर 5 नीड्स अकॉर्डिंग टू, दैट इज आत्म साक्षात्कार, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन किस स्तर पर स्थित है? दैट्स वेरी इजी क्वेश्चन। यस 100% बोलिएगा। पहले स्तर पर, दूसरे पर, तीसरे पर, चौथे पर, पांचवे पर। भैया देयर आर 5 नीड्स ऑफ द, देखो आपका पहला कौन सा है? पहले स्तर पर दैहिक आवश्यकता है, दैट इज फिजिकल नीड। ठीक है। दूसरे स्तर पर सुरक्षा है, सेफ्टी नीड, सुरक्षा है, सेफ्टी नीड है बेटा। तीसरे स्तर पर स्नेह यानी लव एंड अफेक्शन है, स्नेह एंड वात्सल्य है। चौथे स्तर पर क्या है? सोशल है, सामाजिक सम्मान है बेटा। क्या है? सामाजिक सम्मान। और पांचवें स्तर पर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन यानी आत्मसिद्धि, आत्मसिद्धि, आत्मनियंत्रण, आत्मनियमन, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। मैस्लो की ये 5 नीड्स थ्योरी जो है, दैट इज हायरार्की थ्योरी ऑफ नीड्स अकॉर्डिंग टू अब्राहम मैस्लो। अब्राहम मैस्लो इज ऑल्सो ए ह्यूमनिस्टिक पर्सनालिटी, ये मानवतावादी व्यक्तित्व के धनी है, और इनका बेस्ट आंसर आपका ई माना जाएगा। सुप्रभात, वेलकम दोस्तों, स्वागत, अभिवादन मेरे लाडलों का, प्यारे बच्चों का, भावी शिक्षकों का। देखो एक बार पुनः क्वेश्चन नंबर 19 की बात कर लेते हैं। कौन सा प्रेरक तत्व, प्रेरक तत्व पूछा है ना, मनोवैज्ञानिक प्रतिफल यानी साइकोलॉजिकल रिवॉर्ड या आउटकम पर केंद्रित होता है। विच मोटिवेशनल फैक्टर फोकसेस ऑन साइकोलॉजिकल रिवॉर्ड्स, दैट इज वित्तीय प्रोत्साहन, फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, सामाजिक मान्यता, सोशल रिकॉग्निशन, जैविक आवश्यकताएं, बायोलॉजिकल नीड्स, बाह्य नियंत्रण, एक्सटर्नल कंट्रोल एंड कार्यभार कम करना, वर्कलोड रिडक्शन। व्हाट अबाउट द ब्रिलियंट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन फ्रेंड्स? क्या गजब का प्रश्न है यार, आज तो पूरा हिला के रख दिया। क्या बात है ना। ये तो आप जानते ही हो। बताओ, देखो प्रश्न बहुत अच्छा है, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ओके, बहुत सारे बच्चे बी और सी, ए भी दे रहे हैं। अच्छा, डी कौन कौन दे रहे हैं? वाह 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 भाई, क्या बात है। क्वेश्चन को पढ़ो, कौन सा प्रेरक तत्व यानी मोटिव मनोवैज्ञानिक प्रतिफल, साइकोलॉजिकल रिवॉर्ड पर केंद्रित होता है, यानी मनोवैज्ञानिक प्रतिफल पर। यार आपको साइकोलॉजिकल रिवॉर्ड तब मिलेगा जब आप कौन से वाले मोटिव से आप मोटिवेट होते हो, है ना। वही प्रश्न है। वित्त से, भैया फाइनेंस से तो कैसे हो सकते हैं? फाइनेंस से तो आप साइकोलॉजिकली मोटिवेट नहीं हो सकते यार,
गलत बात है ना। जैविक आवश्यकताएं ये तो आपकी आनुवांशिक, ये तो जन्मजात हैं, पेरेंट्स से मिली हैं, एंसेस्टर्स से मिली हैं, पूर्वजों से मिली हैं, इनका तो कोई रोल ही नहीं होता आपकी साइकोलॉजिकल नीड्स में, नेवर, है ना। और बाह्य तो कभी हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। इसीलिए सामाजिक मान्यताएं, सामाजिक मूल्य, सोशल वैल्यूज, सोशल सर्कमटेंसेस एंड सोशल रेगुलेशंस इज द राइट एंड परफेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन माय डियर फ्रेंड्स। कम करना नेगेटिव अप्रोच है, सॉरी क्या लगा दिया, बी क्यों, सी क्यों लगा दिया, बोल तो सही रहा हूं ना भाई, बी, बी सही है, इसका मतलब आपका आंसर बी होगा बेटा। सोशल रिकॉग्निशन है ना, सामाजिक मान्यता वास्तव में साइकोलॉजिकली आपको मोटिवेट करेगा, जिससे, हाँ ऑक्सीजन कौन सी नीड है, बहुत बढ़िया बात है। ऑक्सीजन तो आपकी बिल्कुल भैया जीवन के लिए सबसे परम नीड है, सो दिस इज बायोलॉजिकल नीड, ओके। चलिए अगला, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। मैक्लीलैंड के प्रेरणा सिद्धांत में कौन सा घटक सबसे अधिक उपलब्धि उन्मुख व्यक्ति, उपलब्धि उन्मुख व्यक्तियों से जुड़ा होता है। इन मैक्लीलैंड्स मोटिवेशन थ्योरी विच कंपोनेंट इज मोस्ट एसोसिएटेड विद अचीवमेंट ओरिएंटेड इंडिविजुअल्स। व्हाट अबाउट द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन माय डियर फ्रेंड, दैट इज शक्ति आवश्यकता, संबद्धता आवश्यकता, उपलब्धि आवश्यकता, अस्तित्व आवश्यकता और आत्म प्रभाव। ये कितना आसान प्रश्न है, ऊपर प्रश्न में लिखा है और यहां नीचे उत्तर में लिख दिया, यार इतना सरल कोई होता है। अच्छा क्लास रुक रुक के चल रहा है, इट डज हैपन यार, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, बड़े बड़े देशों में, राइट। चलिए तो उपलब्धि, अचीवमेंट टेस्ट। एक और बात, यहां पर गलती से क्वेश्चन को और घुमा देता तो ज्यादा से ज्यादा क्या पूछता, अरे भैया शैक्षिक सर्वोच्चता यानी शैक्षिक उपलब्धता की बात कर लेता, बस। और कुछ भी तो नहीं करता, कुछ भी नहीं करता एग्जामिनर, शैक्षिक उपलब्धता की, एजुकेशनल अचीवमेंट की। अच्छा अगर ऐसा है तो फिर आपने एक बार इसी बात पर, लगता है कि मेरा क्लास करने से सिलेक्शन हो जाएगा, तो इसी बात पर एक बार अपने हाथों से, अपने एक क्लिक से दूसरों का भला कर लो, क्योंकि कर भला तो हो भला, जो करते हैं वही प्राप्त करते हैं, हकीकत बात तो यही है। उपलब्धि अभिप्रेरणा, उपलब्धि आवश्यकता, डेविड सी मैक्लीलैंड, एटकिंसन और होएगा होएगा, ये तीन नाम आपको ध्यान रखने हैं, ओके डियर फ्रेंड्स। अगला प्रश्न पढ़ लो बेटा, ये वाला जो आज का सीरीज है ना, ये तो तुम्हारी जिंदगी को बनाने वाला है ही, इसमें कोई डाउट हो भी नहीं सकता। बताओ व्रूम का प्रत्याशा सिद्धांत, ब्रूम का प्रत्याशा सिद्धांत, एक्सपेक्टेंसी थ्योरी प्रेरणा को किस पर आधारित मानता है। बेटा प्रत्याशा सिद्धांत या तो हम पढ़ते हैं एडवर्ड टॉलमैन का या पढ़ते हैं ब्रूम का, ठीक है, खोपड़ी में सेट करके रखिएगा, फिर बाकी सब उल्टा पुल्टा है, बाकी सब क्या है, उल्टा पुल्टा है, और यही सच है। अगला प्रश्न, प्रयास और प्रदर्शन की धारणा, केवल इनाम की धारणा, सामाजिक तुलना की धारणा, अनुशासन और नियंत्रण की धारणा और कार्यभार संतुलन। आपको इसका उत्तर देना पड़ेगा, ब्रिलियंट आंसर क्या होगा, और सबसे सुपर आंसर, ओ माय गॉड क्या उल्टा पुल्टा उत्तर देना है भाई। व्रूम का प्रत्याशा सिद्धांत प्रेरणा को किस पर आधारित मानता है, प्रेरणा को, मोटिवेशन को। ब्रूम का कहना है कि भैया क्या कहते हैं वो, अरे भैया करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान और रसरी के आवत जातते सिल पर परत निशान। यही तो कहते हैं वो, कहते हैं कि प्रयास और प्रदर्शन की धारणा अगर होगी आपके पास तो निश्चित तौर पर आप प्रेरणा को प्राप्त करोगे, वरना बाकी सब उल्टा पुल्टा है। भाई सोशल कंपैरिजन की बात तो आपके कौन करते हैं, तो इसका उत्तर सिर्फ ए होगा बेटा। क्या होगा, ए परफेक्ट होगा। लग रहा था, लगने से नहीं, होगा भी यही। चलिए आज की प्रश्नावली में आपको उम्मीद करता हूं बहुत मजा आ रहा होगा।
दुनिया भर की गलतियां भी हो रही हैं, कुछ नए प्रश्नों से आपका परिचय भी हो रहा है। सर क्वेश्चन के सामने ना रहें प्लीज। ओके भाई, ठीक है, कल से इस क्वेश्चन को थोड़ा छोटा कर देते हैं अपन, तो मामला सेट हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, चलिए ठीक है। कौन सा कारक सबसे अधिक आंतरिक प्रेरणा, इंट्रिंसिक मोटिवेशन को प्रभावित करता है? सरल क्वेश्चन है। विच फैक्टर मोस्ट सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंसेस इंट्रिंसिक मोटिवेशन? बाहरी पुरस्कार, आत्म प्रभावकारिता, बाह्य दबाव, मौद्रिक लाभ, दंड की संभावना। व्हाट अबाउट द राइट आंसर? एक ही तो उत्तर है। अच्छा, नोट्स भी बना रहे हैं, वेरी नाइस, ठीक है, गुड, एक्सीलेंट, परफेक्ट, शाबाश। इस बार तो आसान वाला प्रश्न है ना, जहां पर सेल्फ लिखा है, बाकी तो बाहरी को उड़ा दो, इस बाहरी को उड़ा दो, मौद्रिक लाभ यानी मॉनेटरी गेन्स, ये मुद्रा, मुद्रा तो बाहरी होती है ना, जन्म से अंदर जैविक हो ही नहीं सकती ना। और दंड की संभावना भी भैया, दंड तो बाह्य होता है, चाहे दंड हो, पुरस्कार हो, प्रशंसा हो, निंदा हो, ठीक है ना, ये बाह्य मोटिव्स हैं। इसलिए दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, बी को लॉक कर दीजिएगा। भाई क्वेश्चन नंबर आपका 23 को पढ़ लो, हर्जबर्ग के द्विकारक सिद्धांत। यार द्विकारक सिद्धांत तो एक तो आपका किसने दिया था भैया? स्पीयरमैन ने। सर आपके क्लास में पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है, थैंक यू सो मच बेटा, बहुत बहुत अभिवादन, वेलकम आपका, अभिनंदन, स्वागत। जो मित्र दोस्त प्यारे बच्चे पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें यार, ठीक है ना, कर लिया करो कभी कभी जब मौका मिले तो, है ना, मौका मिलेगा तो हम बता देंगे क्या कि तुम्हें कितना कामयाब बनाएंगे। चलिए, तो कौन सा कारक प्रेरक तत्व के रूप में कार्य करता है बताओ? इन हर्जबर्ग्स टू फैक्टर थ्योरी विच फैक्टर एक्ट्स एज ए मोटिवेशन? वेतन, कार्यस्थल की स्थिति, उपलब्धि की भावना, पर्यवेक्षण गुणवत्ता और संगठनात्मक नीतियां। भैया बता दो। स्पीयरमैन नहीं है इसमें उत्तर, स्पीयरमैन इसका उत्तर नहीं है। अरे भाई देखो, मैंने आपको बताया था हर्जबर्ग, हर्जबर्ग जो 5 नीड्स की बात करते हैं, 5 मोटिव्स की बात करते हैं, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण मोटिव उपलब्धि की भावना है, उपलब्धि की भावना। वेतन नहीं है, कार्यस्थल की स्थिति नहीं है, पर्यवेक्षण गुणवत्ता नहीं है, और ना ही संगठनात्मक नीतियां हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल मित्रों, दोस्तों, प्यारे बच्चों, आंसर इसका भी सी होगा। उपलब्धि की भावना जो है ना, वो हर्जबर्ग के 5 मोटिव्स में सबसे महत्वपूर्ण मानी गई है, और यही वो यहां पर 2 फैक्टर थ्योरी का पार्ट है, जो उस तत्व के रूप में कार्य करने की भावना को बलवती बनाता है। ठीक है, चलिएगा, सी को लॉक कर दीजिएगा। अगला प्रश्न पढ़िएगा, क्वेश्चन नंबर 24। बताओ, देसी एंड रेयान के आत्मनिर्धारण सिद्धांत में कौन सा मूलभूत मनोवैज्ञानिक आवश्यकता का उल्लेख किया जाता है? डेसी और रेयान, बताइए। ठीक है, बिल्कुल आएगा, जरूर आएगा, टेंशन मत करो। डेसी और रेयान के सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी विच इज ए फंडामेंटल साइकोलॉजिकल नीड्स, आर्थिक स्थिरता, सामाजिक स्थिति, स्वायत्तता, कार्यभार संतुलन और अनुशासन। देखो, ये कुछ कोटेशंस ऐसी आती हैं जो आपको बिल्कुल 100% लर्न ही करनी पड़ती हैं, उनका कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। देखिएगा, हाँ, कुछ बच्चों का बिल्कुल सही उत्तर है। जब हम डेसी और रेयान की बात करते हैं, तो ये आर्थिक स्थिरता को यहां पर मूलभूत आवश्यकताओं के उल्लेख में शामिल नहीं करते जब अपना आत्मनिर्धारण सिद्धांत देते हैं।
सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी में डेसी और रायन के अनुसार यहाँ पर जब हम पढ़ते हैं तो आर्थिक स्थिति का रोल नहीं होता, ना ही सामाजिक स्थिति का होता है, ना ही कार्यभार और अनुशासन का होता है। ये बात करते हैं स्वायत्तता की, यानी ऑटोनॉमी की। किसकी बात करते हैं बेटा? स्वायत्तता की, ऑटोनॉमी की। और इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मोस्ट भी लगा लीजिएगा। ऐसे क्वेश्चंस का जो कंसेप्ट है वो हम आपको कुछ स्पेसिफिक क्लासेज में प्रोवाइड करेंगे, जिनके साथ हम साइकोलॉजिस्ट को जोड़ेंगे, जो कि हमारी एक सुपर यूजीसी नेट की क्लास होगी। उसमें इन सब को हम लोग इंक्लूड करने वाले हैं। सब कुछ बुक में है। थोड़ा सा इसका लेवल हमने इसलिए बढ़ाया है बेटा, ताकि हमारे यूजीसी नेट के एस्पायरेंट जो हैं वो यहां इससे फायदा उठा सकें। अगला प्रश्न पढ़ लो जब तक। क्वेश्चन नंबर 25। एबिंगहॉस के अनुसार विस्मरण यानी फॉरगेटिंग की दर कैसी होती है? अकॉर्डिंग टू एबिंगहॉस, व्हाट इज द पैटर्न ऑफ फॉरगेटिंग रेट? ये एबिंगहॉस की फॉरगेटिंग रेट पूछी है। बेटा इधर से तो चल रहा है, हो सकता है आपका नेट इश्यू हो सकता है आपको इंटरनेट की कहीं प्रॉब्लम हो रही हो, तो उसको एक बार आप क्या कर लीजिएगा, रिफ्रेश कर लीजिएगा अपने मोबाइल फोन को। एक बार रिफ्रेश कर लो ताकि सही हो जाएगा, सारी समस्या रिजॉल्व हो जाएगी। ओके बेटा? हाँ, कभी कभी हो जाता है। देखो, एबिंगहॉस के अनुसार विस्मरण की दर कैसी होती है, ये तो हमने बहुत अच्छे से पढ़ाया था। रेखिक लीनियर थोड़ी होती है कि मतलब सभी स्थितियों में एक जैसी होती है। आपकी भूलने की प्रवृत्ति, नहीं नहीं भैया, अरे शुरू में त्वरित, शुरू में ज्यादा होती है और फिर धीरे धीरे, अरे स्टार्टिंग में तो आपकी भूलने की गति बहुत तीव्र होती है और फिर धीरे 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 भूलते जाते हैं। क्या? धीरे धीरे भूलते जाते हैं। यही तो आंसर है। अचानक विस्मरण कभी नहीं होता, लगातार बढ़ती है ऐसा भी नहीं होता, स्थिर दर भी कभी नहीं होती। उत्तर क्या होगा? प्रारंभ में तीव्र और बाद में धीरे 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 होती है। यस, 100% नेगेटिव होती है, बिल्कुल कोई डाउट ही नहीं है। इसलिए उत्तर आपका बी माना जाएगा। यू नो माय डियर, एबिंगहॉस ने स्मृति और विस्मरण चक्र जो बनाया था उसमें ये बताया भी था इन्होंने, और इसका संबंध 1885 से लिया जाता है, जब ये स्मृति और विस्मृति के कंसेप्ट की अवधारणा को हम लोगों को समझाते हैं या दुनिया के लोगों तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। ये गजब के मनोविज्ञानी थे, जिन्होंने मनोविज्ञान में लगभग 2300 यानी 2300 बेकार के वर्ड्स का यूज किया है, व्यर्थ शब्दों का प्रयोग किया है। ऐसे वो व्यक्ति आपके एबिंगहॉस है। 2300 बेकार शब्दों का यूज करते हैं, बेकार शब्द, व्यर्थ के निरर्थक शब्दों का, आउटडेटेड वर्ड्स का यूज करते हैं। अगला प्रश्न पढ़ो बेटा। दिस इज क्वेश्चन नंबर 26। कौन सा सिद्धांत बताता है कि नई जानकारी पुरानी जानकारी को प्रतिस्थापित कर सकती है? विच थ्योरी एक्सप्लेन्स दैट न्यू इंफॉर्मेशन कैन रिप्लेस ओल्ड इंफॉर्मेशन? अंतर्निहित सिद्धांत, प्रतिक्षेदन यानी इंटरफीरियंस सिद्धांत, पुनर्प्राप्ति सिद्धांत यानी रिट्राइवल फेलर थ्योरी, ट्रेस क्षय सिद्धांत, ट्रेस डिकैसी सिद्धांत, या पुनर्निर्माण यानी रिकंस्ट्रक्शन थ्योरी? व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन माय डियर फ्रेंड्स? ये पढ़ा दिया हमने आपको। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है और इसको पढ़ा चुके हैं हम, इसलिए इसको मोस्ट सुपर लगाना पड़ेगा। जो बच्चे इसका गलत उत्तर देंगे ना, इसका मतलब वो हमारी क्लासेस को ध्यान से नहीं पढ़ते हैं। चलिए, बी ई सी, क्या बात है, सी। और इस प्रश्न का सही उत्तर, नई जानकारी पुरानी जानकारी को प्रतिस्थापित करता है, ऐसा कौन सा सिद्धांत है? यानी आपने मान लो साइकिल चलाने का बहुत अच्छा अनुभव आपने पहले से ही सीखा हुआ है,
और आज आप कार चला रहे हो, तो भैया धीरे धीरे ऐसा होगा, साइकिल चलाने में कठिनाई महसूस होने लगेगी और कार चलाने में इजी और कंफर्ट महसूस होने लगेगा। इसका मतलब यार पुराने ज्ञान पर नए ज्ञान का हावी होना, और ये होता है कौन सा, कौन सा, कौन सा होता है भैया, इंटरफियरेंस थ्योरी होती है। यार इंटरफियर हो रहा है ना, आप कहते हो ना भैया मेरे काम में इंटरफियर मत करो वरना काम बिगड़ जाएगा, मतलब पुराना वाला काम बिगड़ जाएगा अगर इंटरफियर किया तो, पुराना वाला काम बिगड़ जाएगा, पुराना अनुभव बिगड़ जाएगा। इसलिए लाडलो उत्तर प्रतिच्छेदन सिद्धांत ही होगा। क्या होगा? पढ़ो तो ध्यान से पढ़ो, वरना ना ही पढ़ो तो अच्छा है। समझ में आया? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो और फिर प्रश्न का उत्तर दो बेटा, तब तो मजे की बात है, वरना सब बेकार है। अगला प्रश्न पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 27। स्मृति संहिताकरण, मेमोरी एनकोडिंग। एनकोडिंग यू नो वेरी वेल, दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ मेमोरी। में सबसे प्रभावी विधि कौन सी है? विच इज द मोस्ट इफेक्टिव मेथड फॉर मेमोरी एनकोडिंग? श्रवण संहिताकरण, दृश्य संहिताकरण, अर्थपूर्ण संहिताकरण, यांत्रिक संहिताकरण और पुनरावृत्ति संहिताकरण। बेटा सब एनकोडिंग सबके पीछे लगा है, किसके? अकोस्टिक, विजुअल, सीमेंटिक, मैकेनिकल और रिपीटेटिव। बहुत प्यारा प्रश्न है यार, बहुत प्यारा प्रश्न है, और इतना अच्छा पढ़ाया था आपको, समझा समझा करके, खोपड़ी घुमा घुमा करके। हमने कहा था कि यार स्मृति को अगर आप एनकोड कर रहे हो, किसी सूचना को जब एनकोड कर रहे हो, तो बेटा उसको उसके अर्थ सहित ध्यान में एनकोड करो ना। अरे भाई कोई सूचना आप ग्रहण कर रहे हो तो वो मीनिंगफुल सूचना होनी चाहिए, अर्थपूर्ण होनी चाहिए। इसलिए उत्तर तो अर्थपूर्ण हो गया ना, सिर्फ सुन करके नहीं भैया। सुने सुनाए कहते हैं ना, दीवारों के भी कान होते हैं, तब तो मामला लीक हो जाएगा, है ना बेटा। दृश्य केवल देख करके आंखें भी धोखा खा सकती हैं, आंखें भी। या आजकल जादूगर्स को देखो भाई साहब, क्या लगता है ना। तो उसके बाद यांत्रिक, तो वैसे मैकेनिकल तो होता नहीं, रट्टाफिकेशन का कंसेप्ट होता ही नहीं। और पुनरावृत्ति संहिताकरण, रेपिटेटिव कंसेप्टेशन, तो एक यहां पर स्मृति का एक गुण है, ना कि एनकोडिंग प्रोसेस। सो दिस इज द राइट एंड परफेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन माय डियर फ्रेंड, दैट इज सी। ब्रिलियंट क्वेश्चन होगा और ब्रिलियंट आंसर होगा, है कि नहीं? चलो अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। सर आप पर ऐप पर पूरा कोर्स, सर ऐप पर कोर्स क्यों काटा मेरा लिया हुआ रीट मेंस का? क्यों काटा मतलब? नहीं बेटा कोई कोर्स नहीं कटा हुआ है। अच्छा, ये हो सकता है बेटा कि आपने एप्लीकेशन को अपडेट नहीं किया हो। कोई बात नहीं, आप बात कर लेना मुझसे दोपहर को, नो प्रॉब्लम, आपका समस्या का समाधान हो जाएगा। ओके डियर, डोंट वरी, मस्त रहो। अगला प्रश्न पढ़ो, देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 28। बेडले और हिच की कार्यशील स्मृति। अरे याद आया होगा ना, बेडले ने, हमने बताया था आपको, बहुत आसान क्वेश्चन है। बहुतत्व मॉडल दिया था बेडले ने। कौन सा मॉडल दिया था? बहुतत्व मॉडल, जिसमें 3, हाँ बताएंगे अभी आपको। चलिए बताओ बताओ, मॉडल में कौन सा घटक दृश्य स्थानिक जानकारी से संबंधित है? बताओ, केंद्रीय कार्यकारी, दृश्य स्थानिक नोटपैड, फोनोलॉजिकल लूप, संवेदी स्मृति, दीर्घकालिक स्मृति। कितना आसान प्रश्न पूछ लिया, प्रश्न भी उसी में और उत्तर भी उसी में। सर के पास सारे कहावत सभी हैं। वेलकम, गुड मॉर्निंग, स्वागत, अभिवादन मित्रों, दोस्तों, प्यारे बच्चों, भावी शिक्षकों। चलिए अभिनंदन अभिनंदन। बोलो आंसर क्या होगा? जबरदस्त क्वेश्चन है। आंसर साथ में छिपा हुआ है, जैसे दृश्य स्थानक पैड।
है ना। विजुअल, स्पेशियल, स्केच पैड। स्केच पैड ये हमने आपको पढ़ाया था। एक होता है ध्वनि जिसको फोनोलॉजिकल कहते हैं, एक होता है ध्वनि लूप जिसे फोनोलॉजिकल कहते हैं। क्या कहते हैं? फोनोलॉजिकल कहते हैं, ठीक है ना। और एक होता है सेंट्रल एग्जीक्यूटिव। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव ये सबसे मुख्य होता है, ये तीसरा होता है, ये हमने आपको पढ़ा दिया था। तीन होते हैं। अच्छा, बोर्ड घेर लेते हैं। ये लो भैया, ये लो, हट गए हम। चलिए, तो बी को लॉक कर दीजिएगा। आंसर बहुत अच्छा है और क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। कौन सी अवस्था स्मृति, देखो कितना अच्छा प्रश्न पूछा है। अवस्था स्मृति में सबसे अधिक विस्मरण से ग्रस्त होती है। विच स्टेज ऑफ मेमोरी इज मोस्ट सस्पेटिबल टू फॉरगेटिंग? संवेदी, अल्पकालिक, दीर्घकालिक, कार्यशील स्मृति, प्रक्रियात्मक स्मृति। यू नो वेरी वेल। उत्तर आपको देना है। स्मृति का जबरदस्त क्वेश्चन है। ओके, अवस्था स्मृति में सबसे अधिक विस्मरण से ग्रस्त होती है भैया अवस्था मॉडल। अवस्था मॉडल किसने दिया था? एटकिंसन और सिफरिन ने। किसने दिया था बेटा? एटकिंसन। एटकिंसन व सिफरिन मॉडल भी इसी को कहा जाता है। सिफरिन मॉडल भी इसी को कहा जाता है, ठीक है ना। इसी को अवस्था मॉडल, इसी को अवस्था मॉडल या मॉडेल मॉडल भी कहा जाता है। और इसका तीन बताए थे। पहला बिल्कुल सेंसरी, दूसरा अल्पकालिक शॉर्ट टर्म और तीसरा लॉन्ग टर्म। भैया देखो, कौन सी अवस्था स्मृति में सबसे अधिक विस्मरण से ग्रस्त होती है? तो सबसे अधिक विस्मरण से ग्रस्त अकॉर्डिंग टू अवस्था मॉडल अल्पकालिक स्मृति होती है, शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है। नो डाउट संवेदी स्मृति तो इसका सामान्य क्वेश्चन है, लेकिन अवस्था मॉडल, अवस्था स्मृति का पूछा है। अवस्था स्मृति में आपका आंसर बी को लॉक करना पड़ेगा बेटा। किसको लॉक करना पड़ेगा? बी का। जबकि संवेदी स्मृति, सेंसरी, कुमार गौरव बहुत बढ़िया बात कर रहे हैं। संवेदी स्मृति 1 सेकंड या 1 सेकंड से मिली सेकंड भी कम होती है। वेलकम, स्वागत, अभिनंदन। जो मित्र, जो दोस्त, जो प्यारे बच्चे पहली बार सेशन में जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। हाँ, सूचनाएं ज्यादा होती है ना, इस कारण 15 से 30 सेकंड होता है दीर्घकालिक का, 15 to 30, ठीक है। तो उत्तर आपका बी को लॉक करना पड़ेगा। और कार्यकारी और प्रक्रियात्मक के दोनों सेम है लास्ट के। बिल्कुल ठीक बात है, परफेक्ट है। 1968, यू आर एब्सोल्युटली राइट बेटा। एटकिंसन और सिफरिन मॉडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। कौन सा घटक दीर्घकालिक स्मृति, लॉन्ग टर्म मेमोरी में सूचना भंडारण की सुविधा प्रदान करता है? विच कंपोनेंट फैसिलिटेट्स द स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन इन लॉन्ग टर्म मेमोरी? कार्यशील स्मृति, संवेदी स्मृति, हिप्पोकैम्पस, फ्रंटल कॉर्टेक्स और एमिगडाला। ये आपके हम लोगों ने नर्वस सिस्टम में बहुत अच्छे से पढ़ाया था, जब हम आपको नर्वस सिस्टम का पूरा कॉन्सेप्ट सिखा रहे थे तब जाकर। लेकिन इसमें भी सबसे महत्वपूर्ण हमने बताया था आपको कि दीर्घकालिक स्मृति में सूचना भंडारण की सुविधा कौन देता है, कहां पर सूचनाओं का सबसे ज्यादा भंडारण होता है। प्यारे मित्रों, ये हमने आपको बता दिया था, और वो है आपका राइट एंड एक्सीलेंट एंड परफेक्ट एंड सुपर डुपर हिट आंसर है, और वो है आपका हिप्पोकैम्पस। क्या है बेटा? हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस, नॉट थैलेमस, हिप्पोकैम्पस इज द राइट एंड परफेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, उसके बावजूद गलत है आप लोगों का, उसके बावजूद गलत है। इससे बड़ी बात और क्या होगी। बिल्कुल, जय माता दी। बिल्कुल, चैत्र नवरात्रि के आज प्रथम नवरात्रि
दिवस पर आपको ढेर सारी माता रानी की तरफ से और मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आप 2025 में अपने जीवन के परम लक्ष्य को हासिल करें, प्राप्त करें, ऐसी माता रानी से प्रार्थना। और इस हिंदू नववर्ष के इस प्रथम दिवस की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए मित्रों, और चूंकि मैं तो राजस्थानी हूं तो आज राजस्थान दिवस भी है, 30 मार्च। जी हाँ, आज राजस्थान दिवस भी है। चलिए, तो स्थापना हुई थी राजस्थान की इस दिवस को, तो सी को लॉक करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन भाई 31 नंबर का क्वेश्चन, विस्मरण फॉरगेटिंग का प्रमुख कारण क्या है? जब एक नई जानकारी पुरानी जानकारी के साथ हस्तक्षेप करती है, इंटरफियर करती है। बताओ बेटा, आंसर बताओ। प्रतिच्छेदन, संहिताकरण विफलता, पुनर्प्राप्ति विफलता, ट्रेस क्षय, संज्ञानात्मक अधिभार। बहुत अच्छा प्रश्न। अभी अभी जस्ट हमने डिस्कस किया था ऐसा क्वेश्चन। हाँ भाई, बोलो बोलो बोलो, क्या होगा आंसर? अभी जस्ट पढ़ाया था, इंटरफिरेंस यानी प्रतिच्छेदन, यही तो कॉन्सेप्ट है। ठीक है ना, अभी जस्ट डिस्कस किया था विस्मरण का प्रमुख कारण, जब एक नई जानकारी पुरानी जानकारी के साथ हस्तक्षेप करती है। तो इस नई जानकारी पुरानी जानकारी के साथ हस्तक्षेप करने के कंसेप्ट को इंटरफियर ही तो कहते हैं। इंटरफियर मत करो रे भैयो, ऐसे ही तो बोलते हैं। तो ए उत्तर होगा ना। ये तो आपका एनकोडिंग फेलर है, जब सूचनाओं को आप एनकोड ही नहीं कर पाते हो, है ना। रिट्राइवल, जब जिंदगी में यूज ही नहीं कर पाते हो। ट्रेस क्षय, जब आप जो सूचनाएं प्राप्त करते हो वो अपने आप घटित होती जा रही हैं, खत्म होती जा रही हैं, है ना। और संज्ञानात्मक अधिभार, यू नो। अगला क्वेश्चन, स्मृति संचित करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण न्यूरोट्रांसमीटर कौन सा होता है? विच न्यूरोट्रांसमीटर इज मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर मेमोरी स्टोरेज? डोपामिन होता है, सेरोटोनिन होता है, एसिटाइल कोलाइन होता है, या नॉर एपिनफ्रोइन होता है, या ग्लूटामेट होता है? ये हम आपको पढ़ा चुके हैं ऑलरेडी, ये हम आपको ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। जो मित्र इसको सही जानते हैं वही इसका सही उत्तर देंगे। वेरी एक्सीलेंट, बिल्कुल सुपर आंसर दिया है, सुपर। स्मृति संचित करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइल कोलाइन होता है, एसिटाइल कोलाइन होता है। कितने बजे तक चलेगा सर क्लास? बस अभी दो चार क्वेश्चन और पढ़ लेते हैं आपके, क्योंकि आज आपको मुझे पता है पूजा और बहुत सारे काम हैं, आई नो वेरी वेल। इसीलिए सुबह हमने जल्दी रखा इसका, और हमें पता है बहुत सारे कम बच्चे आज इसीलिए पढ़ रहे हैं, क्योंकि भाई सुबह सुबह का जो है ना डेली शेड्यूल का जो है वो बिगड़ जाता है। चलिए, किस प्रकार की स्मृति स्वचालित कार्यों और आदतों से संबंधित होती है? स्वचालित कार्य यानी ऑटोमेटिक, अर्थपूर्ण स्मृति, प्रक्रियात्मक स्मृति, एपिसोडिक स्मृति, कार्यशील स्मृति और संवेदी स्मृति। बोलो बेटा, गजब का प्रश्न है। आंसर दीजिएगा। व्हाट अबाउट द राइट एंड परफेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन फ्रेंड्स? भाई स्वचालित कार्य, स्व कार्य, कार्यकारी स्मृति हो गया ना यार। कौन सी? यानी प्रक्रियात्मक स्मृति इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोसीजरल मेमोरी कहते हैं। भाई कार्य दे दिया ना, आदत दे दिया ना, समझ जाओ प्रश्न को, आसान क्वेश्चन है। प्रक्रियात्मक, प्रोसीजरल मेमोरी, यानी बी को लॉक कर दो, आसान वाला क्वेश्चन था। स्मृति पुनर्निर्माण, मेमोरी
रिकंस्ट्रक्शन की अवधारणा को सबसे पहले किसने प्रस्तावित किया? हु फर्स्ट प्रपोज्ड द कंसेप्ट ऑफ मेमोरी रिकंस्ट्रक्शन? हार्मन एबिंगहॉस ने, एलिजाबेथ लॉफ्टस ने, फ्रेडरिक बार्टलेट ने, जॉर्ज मिलर ने, या एंडरसन और पिचर्ट ने? जल्दी बता दीजिएगा व्हाट इज द राइट एंड परफेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखो बेटा, स्मृति पुनर्निर्माण की बात हुई है, और स्मृति पुनर्निर्माण की जब बात आती है, स्मृति पुनर्निर्माण की जब बात आती है, तो आपको याद आना चाहिए फ्रेडरिक बार्टलेट मॉडल। ये हमने आपको पढ़ाया था। फ्रेडरिक बार्टलेट मॉडल हम बुद्धि का पढ़ चुके हैं, इसको बार्टलेट मॉडल के नाम से जानते हैं, बार्टलेट मॉडल के नाम से पढ़ते हैं और जानते हैं। कौन से मॉडल से? बार्टलेट मॉडल। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको मोस्ट लगा लो बेटा। स्मृति पुनर्निर्माण जहां पर आ जाए, खोपड़ी ध्यान में रखो, बार्टलेट मॉडल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। चिंतन, थिंकिंग की संज्ञानात्मक प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण घटक कौन सा है? व्हाट इज द मोस्ट क्रूशियल कंपोनेंट इन द कॉग्निटिव प्रोसेस ऑफ थिंकिंग? संवेदी इनपुट, संकल्पना निर्माण, कार्यशील स्मृति, भाषा अधिगम और संवेगीय प्रतिक्रिया। गजब का प्रश्न है बेटा। वेरी वेरी मोस्ट वेलकम ऑल ऑफ यू गाइज। बिल्कुल भैया, कल से कंटिन्यूअस होगा आपका, आप चिंता ना करो, बस आप तो पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो धुआंधार। जो मित्र, जो दोस्त, जो प्यारे बच्चे पहली बार सेशन में जुड़े हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल करना ना भूलें, क्योंकि भैया आज तो शारदीय नवरात्रों का प्रथम दिवस है। माता रानी आपकी प्रार्थना स्वीकार करेंगी। फटाफट क्लास को शेयर भी कर दो और उत्तर दे दो। देखो भाई, चिंतन की बात आई है तो संवेदना से मतलब चिंतन का होता ही नहीं दूर दूर तक। ये स्मृति आ गया तो इसको भी उड़ा दो। स्मृति और चिंतन तो एक दूसरे के विरोधी हैं। चिंतन में भाषा अधिगम का संबंध होता है लेकिन कम होता है ना। और संवेदना, संवेग आ गया तो भैया नहीं है। अरे यार, संकल्पना निर्माण यानी कंसेप्ट फॉर्मेशन जिंदगी में जब भी करोगे ना, आप किसी चीज की ज्ञान को ग्रहण करोगे ना, तो आप उसके लिए चिंतन करोगे। क्या करोगे? चिंतन करोगे। क्या करोगे? चिंतन करोगे। इसलिए उत्तर बी को लॉक कर दो। देखो, प्रश्नों को नेगेटिव अप्रोच से भी अगर आप करना सीखते हो ना, तो मैं कहता हूं मजा आ जाएगा। क्या आ जाएगा? मजा आ जाएगा। ये परफेक्ट बात है। ये कौन सी बात है? ठीक है, चलिए अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 36। निर्णय लेने की प्रक्रिया में प्रतिनिधित्व ह्यूरिस्टिक, रिप्रेजेंटेटिव ह्यूरिस्टिक का क्या प्रभाव पड़ता है? बताओ। यह पिछले अनुभवों पर आधारित होता है, यह पूर्वाग्रहों को जन्म दे सकता है, यह निर्णय को अधिक सटीक बनाता है, यह संज्ञानात्मक भार को कम करता है, और यह याददाश्त में सुधार करता है। बोलो बेटा, आंसर क्या होगा? बड़ा अच्छा प्रश्न है, बहुत गजब का प्रश्न है, बहुत आसान सा प्रश्न है। आपसे पूछा निर्णय लेने की प्रक्रिया में, कौन सी प्रक्रिया में? डिसीजन मेकिंग पावर के अंतर्गत प्रतिनिधित्व ह्यूरिस्टिक यानी रिप्रेजेंटेटिव्सनेस ह्यूरिस्टिक का क्या प्रभाव पड़ेगा? यह पिछले अनुभव पर आधारित होता है। भैया, प्रतिनिधित्व ह्यूरिस्टिक का क्या मतलब है? यह पूर्वाग्रहों को जन्म दे सकता है। अगर आप निश्चित तौर पर प्रतिनिधित्व यानी रिप्रेजेंटेटिवनेस ह्यूरिस्टिक की कंसेप्ट की बात करते हो, तो निश्चित तौर पर यह आपके पूर्वाग्रह प्रिजुडिस को जन्म दे सकता है। इट कैन लीड टू बायस या प्रिजुडिस। सो दिस इज द मोस्ट एंड परफेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन माय डियर फ्रेंड। क्लियर? चलिएगा, बहुत अच्छा है।
ऐप पढ़ाई 360। जिन मित्रों ने, दोस्तों ने, प्यारे बच्चों ने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो प्ले स्टोर पर जाओ और कर लो फटाफट, क्योंकि यहां पर आपको मिलेगा साइकोलॉजी का लाइव बैच। लाइव बैच, और लाइव बैच भी आपको 2 स्ट्रीम्स का मिलेगा। एक तो आपको साइकोलॉजी का मिलेगा ही मिलेगा, उसमें कोई डाउट ही नहीं है, प्लस में आपको ज्योग्राफी का भी लाइव बैच मिलेगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अच्छी बात तो यह है, जो भी दोस्त मित्र आपके मित्रगण हैं, दोस्तगण हैं, प्यारे बच्चे हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, उनको जरूर बता दीजिएगा बेटा, ठीक है ना, जरूर से जरूर बता दीजिएगा, क्योंकि यहां पर क्या होगा, यहां पर आपको 60% का फ्लैट ऑफर मिल रहा है। फ्लैट ऑफर, फ्लैट ऑफ आपको मिल रहा है, और इसके लिए आपको इस नंबर पर कांटेक्ट करना पड़ेगा 9694164171। लेकिन ये मिलेगा आज ही, सिर्फ ये मिलेगा आज ही, है ना, केवल आज, केवल आज, क्योंकि आज का स्पेशल डे है। हाँ, आज स्पेशल डे है, तो आज क्लास को एंड कर देते हैं अपन, चिंता क्यों करते हो, ठीक है। तो मेरे दोस्त मित्र, सभी प्यारे बच्चे, भावी शिक्षक जो पहली बार चैनल पर पधारे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, और निरंतर कंटिन्यूअस क्लास में बिंदास तरीके से पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें। आपको मां शारदे आपका लक्ष्य आपको हासिल करवाने में मदद करेंगी, ठीक है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मस्त रहो, स्वस्थ रहो, खुश रहो, प्रसन्न रहो, निरंतर प्रगति के पथ पर आगे बढ़ते रहो। जय माता दी, जय माता दी। धन्यवाद। ये पीडीएफ आपको संजय सर साइकोलॉजी टेलीग्राम पर, और ये पीडीएफ आपको एप्लीकेशन पढ़ाई 360 दोनों जगह पर अवेलेबल होगी, उपलब्ध होगी, आप ले लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। धन्यवाद। जय हिंद।